प्रणाम सभी को, बहुत बहुत स्वागत। सभी का अभिवादन। आप लोग समय निकाल के आ जाए। हम लोग इंस्पिरेशनल स्टोरीज के 6th एपिसोड में आगे बढ़ रहे हैं। और इंस्पिरेशनल स्टोरीज में हम कुछ ऐसी व्यक्तित्व को के साथ ये प्लेटफॉर्म साझा करते हैं कि जहाँ उनके जीवन में जो घटनाक्रम हुआ, उनका जीवन किस तरह आगे बढ़ा, और विशेष रूप से एक ऑर्डिनरी लाइफ चल रही थी, सांसारिक कह लीजिए उसे, ऑर्डिनरी कह लीजिए, और वहाँ से एक लीप लेना, एक शिफ्ट लेना, और अपनी साधना को और अपने अध्यात्म को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना, एक ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां वो दूसरों के लिए प्रेरणादायी हो जाए। गुरुदेव की बात याद आती है। युग ऋषि पंडित श्री रामचंद्र आचार्य कहा करते थे कि बेटा, ना तो कभी किसी को प्रभावित करने की कोशिश करो और ना ही कभी किसी से प्रभावित हो। ये मंथन चिंतन जो अभी होगा, ये कोई प्रभाव डालने के लिए नहीं किया जा रहा। लेकिन गुरुदेव की बात के आगे एक दिन ध्यान में ही ऐसी प्रेरणा जागी कि क्यों ना इसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए कि प्रभावित ना करने की कोशिश करो, ना होने की कोशिश, लेकिन प्रेरित जरूर होना चाहिए। और उन्हीं प्रेरणा स्रोत के रूप में जब कोई व्यक्ति का जीवन बन जाता है, तो हमें मन करता है कि उससे प्रेरणा लें, उससे इंस्पिरेशन लें, नॉट टू इन्फ्लुएंस बट टू इंस्पायर। तो आज हमारे बीच में जो व्यक्तित्व हैं, उनका नाम है श्री नवेंदु त्रिपाठी, जिनके साथ हमारी मुलाकात आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में गूगल कईयों को मिला देता है, सोशल मीडिया मिला देता है। हम लोग आज से लगभग 10 महीने पहले फरवरी के महीने में रिट्रीट के लिए एक नया वेन्यू खोजने निकले, और मंजरी जी ने एक रिट्रीट सेंटर जिसका नाम है मात्रे योग रिट्रीट, जहाँ आद्य शक्ति को आधार बनाकर माँ की स्तुति की जाती है, माँ का वंदन किया जाता है। तो ऑनलाइन थोड़ा सा देखा, और वो भी बड़ा रिमोट, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हमें इमेजेस मिल गई हों या कुछ हुआ हो। एंड ग्रेजुअली वी वेंट टू सर्च द प्लेस। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहाँ पर रामनगर गांव है, रामनगर नाम का, वहाँ राम गंगा नाम से नदी है, गंगा जी की एक धार है बहुत प्यारी सी। वहाँ उसके किनारे पर हमें लगभग 50 मीटर की दूरी वहाँ से एक स्थान मिला, मात्र योग रिट्रीट, जहाँ गूगल भी नहीं पहुँच पाता जल्दी से। तो एक सीमा के बाद आपको वहाँ पर गूगल मैप्स भी जाना के लिए कहते हैं आप पहुँच गए, और वहाँ से आपको सोचना पड़ता है कि कैसे जाए, क्योंकि उसके बाद अनदर 2 किलोमीटर्स यू हैव टू ट्रैवल। तो नवेंदु, जो कि एक समय पर जैसे कि आपके पास ये जब संदेश पहुँचा होगा, तो उसमें भी हमने उल्लेखित किया कि कैसे उनकी यात्रा रही, कि कब वो पहले उन्होंने कुछ बैंगलोर में समय बिताया, फिर मुंबई में फिल्म जगत को सेवा दी, और फिर उनके अंदर के साधक ने कैसे करवट ली, और यात्रा होते होते आज यहाँ है कि वो भगवान के भजन गाते हैं, भजन कंपोज करते हैं। उनके गाए हुए गीत आप में से कुछ लोगों ने सुने भी हैं। मैं उन लोगों की विशेष रूप से बात कर रहा हूँ जो रिट्रीट में नवेंदु जी के साथ रहे हैं, मात्रे में भी, जिम कॉर्बेट में भी, और फिर अभी गुरु पूर्णिमा की जो रिट्रीट थी हमारी, जिसमें नवेंदु चले थे हमारे साथ दुनागिरी, वहाँ पर भी भजन संध्या में और संकीर्तन में, प्रातःकालीन ध्यान में हमने नवेंदु जी के से लाभ लिया था। प्रियंका मुझे कह रही है कि बहुत कम आवाज़ आ रही है। अगर प्रियंका के अतिरिक्त भी ऐसा है कि बहुत ही कम आवाज़ आ रही हो, नवेंदु जी आपको भी बहुत कम आवाज़ आ रही है क्या मेरी? थोड़ी सी भैया। तो ये आवाज कम है, अरे, अब ये दो या तो हमारे कानों में नहीं प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लैपटॉप से आप तक पहुंच नहीं रही है, बस ये बात है। और ये समाव क्यों हो रहा है मैं जान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सुबह तो यूट्यूब पे सत्संग होता है जब, तो ठीक ही आती है। भैया कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, वैसे तो सुनाई दे रहा है, वैसे सही है आपकी आवाज। हाँ, बट बहुत बारीक है, मतलब समझ नहीं आ रहा है इतना। थोड़ा पास आके बोलूंगा ऐसे? हाँ 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 हाँ, पास आके बोलिए। ठीक है, मैं इसमें इसमें घुस जाता हूँ। नेहा कह रही है आई कैन हियर, ओके, थैंक यू नेहा फॉर योर इनपुट। वैसे भी मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल ये दैवीय संकेत है कि बकबक बंद करो। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं, हमारे गेस्ट कहना मैं उनको चाहूँगा नहीं वैसे तो, ये हमारे अपने हैं। और नवेंदु भैया, जिनसे कुछ लोग मिल चुके हैं, जिसमें से त्रिषा बहन जी एक हैं, और हम लोग नेहा भी उनसे मिल चुकी है। तो आइए स्वागत करते हैं हम नवेंदु का। नवेंदु, खूब सारे सवालात हैं, खूब सारी जिज्ञासाएं हैं, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले रहा हूँ और खुद हट रहा हूँ। जी, स्वागत है। पहले तो हम लोग गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र कर लेते हैं। और ये जहाँ बैठे हैं वो हिमालय की तलहटी में एकदम मात्र योग रिट्रीट के प्रांगण में, जो इनके पुरुषार्थ का और दैवीय कृपा का प्रतिफल है। आइए मनी मन उनको सबको प्रणाम करते हुए मातृ शक्ति को,
पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करें और फिर नवेंदु जी से रूबरू होते हैं। शरीर स्थिर, नेत्र कोमलता से बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को सादर प्रणाम। स्वागत। हाँ भाई, आप आई होप वीडियो ठीक है सब। आपका वीडियो बहुत अच्छा आ रहा है, आपकी आवाज़ मुझ तक बहुत अच्छी आ रही है और मुझे लगता है बाकियों तक भी बहुत अच्छे से पहुंच ही रही है और आपकी भावना भी बढ़िया। पहुंचने वाली है। तो नवेंदु, जैसा कि आप देख सकते हैं, एकदम यंग डायनेमिक हमारे नौजवान जो ऐसा एकदम तिलक विलक लगा के जो भी बैठे हैं ना, ये इनके जीवन का अभी का जो प्रारूप हमें दिख रहा है। मैं पीछे से शुरू करना चाहूँगा नवेंदु, यहाँ तक की यात्रा में पहले तो ये बताइए कहाँ किस स्थान पर इस शरीर का जन्म हुआ, बचपन कैसा रहा, घर परिवार में कौन कौन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने बारे में। क्योंकि आपका आम जीवन, क्योंकि ये जो जीवन अभी आप जी रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने से पहले जो आपकी पीछे यात्रा रही, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। हाँ, जन्म हमारा भैया इलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। जी। और पुश्तैनी है हमारा घर वहाँ पे। दादा दादी हमारे वहाँ रहते हैं थे। और संगम किनारे ही पले बड़े, बचपन से ही कभी संगम में डुबकी लगाना, कभी गंगा किनारे बैठ जाना। तो ऐसा कुछ गुजरा है वक्त वहाँ पे हमारा। बहुत ही एक सुंदर समय। घर में हमारे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, अब तो रिटायर्ड हैं। और माताजी हमारी, वो टीचर थी पहले, अब हाउसवाइफ रही फिर काफ़ी साल। एंड दोनों अभी नोएडा में ही हैं। एक छोटी बहन है हमारी, वो लॉयर है। अपनी पढ़ाई उसने भी ख़त्म की है और अब यूएस में जॉब कर रही है। बाकी हम हैं, आप सामने देख रहे हो, बैठे यहाँ हिमालय की गोद में। तो यहाँ हिमालय तो बहुत जल्दी से अभी हम नहीं जाना चाह रहे, मतलब आपकी यात्रा के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि पहले आप हमें अपने शहरों की गलियारों में ले चलो। बचपन में जो छोटा नविंदु था, उसकी क्या शौक हुआ करते थे, जो खेल कूद, गंगा किनारे, संगम किनारे, या दादा दादी के साथ का बचपन, फिर स्कूल कॉलेज। क्योंकि वहाँ यहाँ पहुँचने के बाद शायद आज आप मुड़कर जब पीछे देखते होंगे तो जैसा कहते हैं ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, तब शायद कुछ संकेत दिखते होंगे कि हाँ, बचपन में कुछ ऐसी घटना थी या ऐसे संकेत थे, दैवीय संकेत थे कि इस तरफ रुचि बढ़ेगी। जैसे मैं अपना देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि हमारे पिताजी, हमें पड़ोस में हमारे आसपास का वातावरण ऐसा था कि मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड की कथा हमेशा होती, और हम वहाँ जाके कभी, ढोलक तो हमें नहीं मिलती थी जल्दी से, तो चिमटा लेके बैठ जाते थे, कभी मंजीरा लेके बैठ जाते थे। छोटे बच्चों की अलग वानर सेना होती थी। क्या नवेंदु जब छोटा था तो उसके जीवन में ऐसा क्या था बचपन में, जो आज अगर आप देखते हैं मुड़ के, कि जहाँ से वो बीज को पोषण मिला, जो उसे आप आज यहाँ तक लेकर आया, जो आपको। घर परिवार का माहौल भैया शुरुआत से थोड़ा सा सात्विक और थोड़ा पूजा पाठ हवन वाला ही रहा। आर्य समाजी हमारे पिताजी की तरफ से हम लोग हैं। तो हवन का बड़ा महत्व, और शुरुआत से बचपन से जब से हमने होश संभाला तो एक जिस साधना को हमने देखा वो है हवन। और वो हमें बहुत अट्रैक्ट करता था उस टाइम पे। जब भी होता था, छोटे से ही थे पर हमेशा पूरी जो सेरेमनी होती थी उसके लिए हम बैठते थे, उसमें जितना हम पार्ट ले सकते थे लेते थे, और हमें बड़ा फैसिनेट करता था। हमारे दादाजी बहुत प्रकांड प्रकांड विद्वान, संस्कृत के भी, वेदों के ज्ञाता, हवन मंत्रों के ज्ञाता। तो वो जब रिसाइट करते थे, वो चैंट करते थे, तो वो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था, बहुत ज़्यादा आकर्षित करता था अपनी तरफ। और कभी हम सोचते थे उस टाइम पे बैठ के कि कभी ज़िंदगी में शायद हम भी इतना सीख पाएँ, पढ़ पाएँ कि ये मंत्र हम बोल पाएँ। तो वो एक फैसिनेशन हमेशा से रहा, थोड़ा मंत्रों की तरफ, थोड़ा इस हवन की तरफ, पूजा पाठ की तरफ। जो हमारा आकर्षण रहा, जो हमारी रुचि रही, वो हमारी माताजी की तरफ से आई है। माताजी हमारी बहुत धार्मिक इस संबंध में, दादी हमारी बहुत धार्मिक इस संबंध में। और दादी का भी मुख्य जो साधना होती थी वो होती थी भक्ति योग, जो कि पूजा पाठ हो गया और कीर्तन हो गया, भजन हो गया। तो बचपन में जो आँख खुलती थी हमारी सुबह-सुबह, वो दादी के भजन के साथ ही खुलती थी। और एक ही भजन था हमारा जो रोज़ हम सुनते थे वहाँ पे।
दादी रोज गाती थी, उनका प्रिय भजन था। पितु मातु सहायक करके है एक पुराना आर्य समाजी भजन है। तो वो भी बड़ा हमें अट्रैक्ट करता, बड़ा आकर्षित हमें करता था अपनी तरफ। और वो भजन भी हमें सीखने का मन, और हारमोनियम बजाती थी वो तो बगल में जाके बैठ जाते थे भैया, देखते रहते थे अच्छा कौन सी की पे क्या हाथ चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल। तो वो शुरुआत से वो एक हल्का सा अट्रैक्शन इसमें रहा, हमेशा एक आकर्षण उसमें रहा। और बचपन की अगर हम बात करें तो कोई बहुत आउटगोइंग या मेलजोल वाले हम कभी रहे नहीं। अकेले ही रहना, अकेले ही घूमना, अपने में ही रहना, किताबों में डूबे रहना। बल्कि हमारे पेरेंट्स जो है बीच में थोड़ा परेशान भी हो गए थे कि भाई स्कूल भी जाएं हमें देखें तो इंटरवल के टाइम हम अकेले ही घूम रहे हैं अपना साइड में, किसी से बच्चे से किसी से खेलने कूदने से कोई मतलब नहीं, अपनी दुनिया में मस्त है, मगन है। ऐसा नहीं कि कोई दुखी परेशान है या हम चाह रहे हो दोस्त बनाना हो, बन नहीं रहे हो, हम आता ही नहीं था दिमाग में कि भाई जाना है किसी से बात करनी है। अपने ही में मस्त अपनी दुनिया बना के अपना खेल रहे हैं, कहानियां गढ़ रहे हैं, चल रहा है सब। और किताबों का हमेशा से बहुत शौक रहा, बचपन में पढ़ते आए। डांट बहुत पड़ी एग्जाम टाइम भी, कोर्स की किताबें छोड़ के पता चला अपना कभी कुछ नॉवल पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं। तो वो शौक हमेशा से रहे। तो कहीं ना कहीं एक आ, कुछ बात हुई। जी जी, नहीं ठीक है, इको एको हुआ हल्का सा। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन वहां से आ गया था कि भैया जो सीधा रास्ता दुनिया का है उस पे तो खैर चलना मुश्किल है। वो तो पालने में ही वो पूत के पांव दिख गए थे, वो लक्षण दिखने शुरू हो गए थे। और कहीं ना कहीं वहीं से कुछ एक जुड़ाव हुआ ऐसा कि वो चलता चला गया। सवाल बड़े हम पूछते थे, बड़े गहन सवाल पूछते थे, उन सवालों पे हमें डांट भी पड़ जाती थी कि क्या है तुम बच्चे हो गए यार, ऐसे सवाल पूछ रहे हो, बाहर जाओ खेलो जाके। तो घर में कोई गुजर गया, जैसे शुरुआत में कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं। और बहुत ही छोटे थे हम, मतलब मुश्किल से मेरे ख्याल से 7 8 9 साल के, जब हमने पूरा क्रियाक्रम घाट पे देखा अपने दादी का, अपने चाचा का। कोई बच्चा घर का साथ में नहीं गया था, हमारे बाबा हमें अपने साथ लेके गए थे। पता नहीं क्यों कहते थे ये मेरे साथ जाएगा, ये मेरे साथ रहेगा पूरे समय, पूरा सब देखेगा। तो क्या सोच थी उनकी, क्या सोचा कुछ नहीं पता, पर एक जिंदगी का एक वो पहलू भी हमने बड़ा छोटे में ही देख लिया था। और मन में सवाल उठते थे पर सवालों के जवाब कहीं से मिलते नहीं थे, क्योंकि वही बात होती थी, डांट पड़ जाती थी क्या है ऐसे सवाल, जाओ पढ़ाई करो, जाओ खेलो कूदो जाके बच्चों के साथ देखो। कहीं ना कहीं वो सवाल भी कहीं फंसे रह गए जो कि हम फिर खुद से ही पूछते थे और खुद ही उसका जवाब ढूंढने का कोशिश करते थे, कहीं चाहे अपनी जिंदगी में, कहीं अपनी सोच में, कहीं किताबों में। तो एक जुड़ाव वो वहां से रहा, शुरुआत से रहा और शुरू से चलता रहा। दूसरा, संगीत के प्रति हमारी रुचि। अब इसमें एक बड़ा मजेदार हम आपको किस्सा सुनाते हैं कि छोटे का कहानी है हमारी, और हमें तो याद भी नहीं है, पर हमारी माता जी बताती हैं हमें कि घर की बालकनी हमारी थी बाहर, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते थे, तो टेरेस जो होता है वहां पे हम रोज खड़े हो जाते थे और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाना गाते थे। सड़क पे लोग गुजर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब हो रहा है, सब हो रहा है, पर हमें कोई फर्क नहीं। हम अपना मस्त मगन अपना गा रहे हैं, वहां पे चिल्ला रहे हैं, सब हो रहा है, चल रहा है। तो संगीत और गाने की तरफ भी एक वो आकर्षण शुरुआत से रहा। अ, बस कुछ इन्हीं चीजों से गुजरते 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 हम्म, कहीं ना कहीं वो बीज वहीं पे बो गया था, पढ़ाई सारी बचपन से। पढ़ाई सारी प्रयागराज में ही रही, इलाहाबाद में। पढ़ाई भैया बहुत ही बिखरी रही, क्योंकि फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो हर साल 2 साल में ट्रांसफर हो जाता था। हाँ। तो करीब 8 10 शहर, 9 10 स्कूल बदले हैं हमने। तो जगह 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 रुड़की हो गया, इटावा हो गया, सुल्तानपुर हो गया, बांदा हो गया, मेरठ, कानपुर, ये सारे शहर मिला जुला के हमारी जितनी एजुकेशन हुई है, पढ़ाई हुई है, सारी वहीं से हुई है। हम्म, और छोटे ही शहरों में शुरुआत से भैया रहे, ट्रांसफर जो पोस्टिंग होती थी पापा की वो ऐसी होती थी, तो एक वो झुकाव भी थोड़ा उस तरफ था कि शांति कम, भीड़ थोड़ा, प्रकृति ज्यादा, पेड़ों पे चढ़ना, दोपहर वहीं पे बिता देना किताब पढ़ते पढ़ते, अपने में साइकिल चलाते कहीं घूमते निकल जाना, कहीं कुछ एक्सप्लोर करना। आ, वही बहुत ज्यादा कनेक्शन आसपास के बच्चों से नहीं रहता था, बहुत ज्यादा मिलाव मेल जोल उनसे नहीं रहता था। खेलते कूदते भी थे तो अपने में ही अपना मन रमा रहता था, रमे रहते थे, कभी किसी की ऐसी कोई जरूरत हमें महसूस हुई नहीं।
तो एक और शुरुआत से वो। जी। छोटी बहन उसके साथ में बचपन कैसा रहा? छोटी बहन तो काफी मजेदार। एक हमारी जो सबसे सच्चा दोस्त हम कहेंगे उस समय पे वही होती थी। और उसके भी एक बहुत अच्छे दोस्त हम, तो साथ ही हम लोग घूमना फिरना, साथ ही खेलना कूदना। हम्म। काफी बदमाश और तेज भी थी, तो हमें तो डांट डपट के वो मतलब कोने कर देती थी, संभाल देती थी। कुछ भी हो तो मतलब हमें उससे ज्यादा डांट का वो रहता था ज्यादा दिन की, घर से कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पर एक बहुत ही प्यारा एक रिलेशन शुरुआत से छोटी बहन के साथ रहा, और हम दोनों ने साथ में बहुत वक्त बिताया, बहुत जगह एक्सप्लोर की, बहुत खेले। बहुत ही मनगढ़ंत खेल हम लोग खेलते थे, कहानियां बना बना के, कभी किसी चीज पे कभी किसी चीज पे। ही मैन का शौक था बचपन में, तो पीछे छाता टांग के मास्टर ऑफ यूनिवर्स, वो सब भी अपना खेल चलता रहता था। तो काफी मजेदार कहानियों के बीच में, बातों के बीच में, संगत सत्संग बहुत अच्छा मिला हमें। जब भी घर जाते थे, दादी बाबा के साथ रहते थे, तो वेदों का पाठ, मंत्रों का पाठ बाबा हमें शुरुआत से साथ में कराते थे, अपने साथ भी कराते थे और समझाते जाते थे। और उस उम्र में मतलब होता नहीं है कि बच्चे बैठे और सोने इंटरेस्ट लें। अब समझ में आता है कि उस टाइम पे क्यों बैठते थे हम पता नहीं, पर मजा बहुत आता था। तो एक वो वक्त उनके साथ बहुत हमने बिताया, वहां पे हमने काफी कुछ सीखा समझा। और वो एक सत्संग जो हमें मिला, उसने भी जिंदगी में काफी हमें इस रास्ते पे, इस यात्रा में मदद भी की, और एक 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 सपोर्ट भी रहा कहीं ना कहीं। वो आज भी वो बाबा की बातें और वो समय जो उनके साथ बीता और वो हवन और पूजा है, वो भी कहीं ना कहीं साथ दिल में हमारे चलता है। और इसलिए हवन एक ऐसी चीज है जो हमारे दिल के बहुत करीब है आज भी, क्योंकि जहाँ होश संभाला, आँख खोली, दुनिया समझनी शुरू की, वो पहली चीज हमने जिंदगी में, वो पहली सेरेमनी हमने देखी थी, जो कि योग से, ध्यान से, हमारी संस्कृति सभ्यता सभ्यता से जुड़ी हुई थी। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं नवेंदु, ये कॉलेज जो है वो कहाँ से हुआ फिर आपका? क्योंकि हायर एजुकेशन में हो सकता है कभी कभी मन में नए भाव जागते हैं, नए एम्बिशंस उठते हैं, नए दोस्त बनते हैं, कैरियर होता है, जॉब होता है। ऐसे में ये जो संस्कार थे बचपन के, और माहौल बदलता रहता है। खास तौर पे जब आप कह रहे हैं कि पिताजी का जॉब बार बार चेंज होता था, ट्रांसफर होता था, तो ऐसे में कोई स्थायित्व कहा जाए कि भाई एक वातावरण का, हर बार नया वातावरण, हर एक दूसरे साल में आपको नए जगह पे जाना है, नए लोगों से घिरना है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें बचपन से एक कांस्टेंट वातावरण मिला, लेकिन आपके साथ में देखने को मिल रहा है कि एकदम चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, फिर भी अंदर की जो एक मौलिकता है वो बनी रही। तो कॉलेज आते आते तक कैसे प्रिजर्व कर पाए उसको, और वहाँ किस तरह का नए रंग दिखे, या बस सब अच्छा ही चलता रहा? भैया, अब जिंदगी में सब अच्छा तो नहीं चलता है कभी भी। उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, आगे पीछे चलते रहते हैं। इस मार्ग को कहते हैं कि इसमें वही आपकी जो एक बात हमको ये ध्यान है कि बड़ी तेल लगी सीढ़ी है, चढ़ता है फिसलता है, चढ़ता है फिसलता है आदमी। और कुछ यात्रा कुछ ऐसी हमारी रही। तो जगह बदलना, चीजें बदलना, कुछ दिल को मतलब हमेशा कंफर्टेबल लगता था, हमेशा भाता था, एक अपनापन सा था उसमें। कि अक्सर होता है कि आप पूरा सेटअप छोड़ के किसी नई जगह पे जाओ, तो आपको लगता है कि अरे पुराने दोस्त छूट रहे हैं, पुरानी चीजें छूट रही हैं, नई जगह पे क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें बड़ा मजा आता था। हमारे दिन में ऐसे सवाल नहीं होते थे, हमें ये सवाल बड़े एक्साइटमेंट में होते थे कि नई जगह जाएंगे, अच्छा क्या होगा क्या नहीं होगा। कॉलेज पहुंचने की जो यात्रा है वो भी बीच में एक किस्सा है जो कि दुनिया को नहीं पता है, जो हम ज्यादा हमने बताया भी नहीं किसी को। एक बड़ा पर्सनल हमारा पीरियड था। स्कूल के बाद 1.5 साल में हम आर्मी में थे। टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है, उसके थ्रू हम गए थे। इंजीनियर्स कोर जो होता है उसमें हम थे। 1 साल इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में हमारी ट्रेनिंग हुई, जो कि बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे आपको वेपन्स की, टैक्टिक्स की, फिजिकल ट्रेनिंग, असॉल्ट की, डिफेंस की, अटैक की, काउंटर टेररिज्म की, सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो पूरी हमने की वहाँ। उसके बाद 6 महीने हम ऊना में थे, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। वहाँ इंजीनियर्स कोर की हमें ट्रेनिंग वहाँ मिली। उसके बाद कुछ माहौल, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वहाँ से हमने रिजाइन किया, और उसके बाद फिर हम बढ़े कॉलेज की तरफ। कॉलेज में जाके जो संगीत है हमारा, वो काफी निखर के आया। और वो भी बहुत ही एक अजीब ही तरीके से कि वो होता है ना, जिंदगी में कुछ काम जो होने होते हैं वो खुद ही होते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं से डायरेक्शन मिलता है, आपको बस दिल से चलना होता है उस पे।
तो स्कूल में भी जब थे, छोटे थे, तो गाते थे, सब करते थे, इंटरेस्ट था, पर कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं कि कुछ सीखें या कहीं परफॉर्म करें या लोगों के सामने हम गाएं या कुछ वैसा, वो कुछ नहीं था। कॉलेज जाके ये शुरू हुआ, तो वो भी बड़ा एक मजेदार किस्सा है, आपके साथ शेयर करते हैं। एक म्यूजिक कंपटीशन हो रहा था, और उसके वो क्या कहते हैं आपका, इंटरव्यूज चल रहे थे, उसके इनिशियल जो है सिलेक्शन चल रहे थे, प्रोसेस चल रहा था। और हम एक अपने दोस्त के साथ गए थे कि वो बहुत अच्छा गाती थी, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग 3-4 लोग सब फ्रेंड साथ में गए। उसने एकदम से बोला कि चलो तुम भी दो ऑडिशन। हमने कहा यार, कभी गाया नहीं जिंदगी में, माइक के सामने कभी खड़े नहीं हुए, परफॉर्मेंस तो बहुत ही दूर की बात है मतलब। और बचपन से ही थोड़ा ऐसे इंट्रोवर्ट शाय से हम रहे हैं कि बहुत ज्यादा आउटगोइंग नहीं, या लोगों के सामने बहुत ज्यादा खुलना नहीं। तो बहुत ही अजीब लगा। हमने कहा यार ये तो नहीं हो सकता, हमने कहा हमें गाना भी ऐसे नहीं आता। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने तुम्हें गाते सुना है, तुम वर्कशॉप में गुनगुना रहे थे। वर्कशॉप एक क्लास होती थी हमारी वहाँ पे इंजीनियरिंग में। तो कहती वर्कशॉप में तुम गुनगुना रहे थे, तो तुम्हें ऑडिशन तुम दो। हम गए। यूफोरिया बैंड उस टाइम पे बड़ा फेमस था, और उनका एक गाना था धूम पे चक धूम। तो एक ही गाना उस टाइम पे हमें ध्यान था, हमने गा दिया। ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए। हमने कहा चलो अब क्या करें, लाइव परफॉर्मेंस का समय। ना हमें कैरियोके की समझ, ना हमें पता पीछे ट्रैक क्या चलता है, ना कैसे होता है, कुछ नहीं पता। इसी बीच में मिला हमें एक बड़ा अच्छा हमारा दोस्त, जो कि फिर हमारा बड़ा गहरा मित्र बना आगे जाके, वही हमारा गिटारिस्ट बना, उसका नाम अमलन। उसने कहा तू गा, मैं गिटार पे संभाल लूंगा। हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। पहली परफॉर्मेंस वो भैया जीवन की, हमारे जैसा इंट्रोवर्ट आदमी, पर जहाँ स्टेज पे चढ़े, कुछ अलग सा लगा, कुछ अपना सा लगा, एक बड़ा कंफर्ट सा लगा। और झूम के गाया हमने परफॉर्मेंस के साथ, डांस करते हुए, लोगों से इंटरेक्ट करते हुए, सब करते हुए, और सारे लोग हैरान कि भाई इसको क्या हो गया, ये बंदा जो कि अपना चुपचाप सीरियस घूमता रहता है, ये क्या कर रहा है। और समहाउ पसंद आया लोगों को, कंपटीशन भी जीत गए। वहां से फिर एक संगीत का हमारी जो सफर है, जो यात्रा है, वो शुरू हुआ। रही बात आध्यात्म की, तो उस वक्त जुड़ाव इतना बहुत ज्यादा नहीं था कॉलेज के समय पे। हम्म। फौज की ट्रेनिंग के बाद थोड़ा एक मार्ग जो है, जो थोड़ा रास्ता है, वो थोड़ा इधर उधर भी टेढ़ा मेढ़ा भी हुआ। तो बस ये था कि हाँ, कभी दिल दुखता था, कभी घबराते थे, कभी मन बैठता था, शांत होते थे, तो मंदिर हमें बड़ा सुकून देता था। तो मंदिर में हम बहुत जाके बैठते थे अकेले। वहाँ पे भी कॉलेज में हमारे कृष्ण जी का मंदिर एक था, क्योंकि वहाँ साउथ में उडुपी में कृष्ण जी का काफी मान्यता है। तो कृष्ण जी का एक मंदिर, तो वहाँ जाके बैठना, कीर्तन सुनना, कभी अकेले शांति में ऐसे ही बैठे रहना, तो वो एक जुड़ाव वहाँ पे रहा। जिंदगी में रास्ते हमने काफी लिए, तमस के भी रास्ते पे भी हम भटके, उन अंधेरे गलियारों में भी हम भटके हैं, हम गए हैं। पर कहीं ना कहीं बचपन का जो वो एक अनुभव था, जो एक बीज बोया था, वो बीज फलता गया। कैसे, अब हमें ये नहीं पता, पर वो जुड़ाव बना रहा, बंधा रहा। और कुछ हमारी माता जी की भी कृपा रही कि वो भी टाइम टू टाइम बताती रही कि अच्छा आज ये दिन है तो ये कर लो, आज ये दिन है तो कुछ ये पूजा कर लो या मंदिर चले जाओ। तो वो भी एक कनेक्ट वहां पे रहा, बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे, बट हाँ, बना जरूर रहा कॉलेज के थ्रू ही। बहुत बढ़िया। तो ये जो अलग अलग गलियारों में से जीवन भटकता हुआ भी आपने बताया गुजरा है, तमस की तरफ, रजस की तरफ, कुछ राजसिक शौक भी आ जाते हैं। बीइंग अ यूथ लगता है कि हम ये भी कोशिश करें, एडवेंचरस होना मज़ा आता है। मुझे याद है हम लोग रात रात भर बाइक्स घुमाते थे और मूवीज़ देखते थे, ये सब हरकतें करते थे। तो वो कॉलेज लाइफ, और उसके साथ स्पेशली व्हेन यू आर अ प्लेयर, गिटारिस्ट और मे बी अ म्यूजिशियन और सिंगर, तो वो जो एक रॉक स्टार का एक लोगों का एकदम आसपास घिरे रहना, और अरे नवेंदु ये गाना सुना दो, वेर एवर यू आर, चाय की टपरी पे भी बैठे हैं तो जा रहे तू कुछ गुनगुना दे, स्टेज पे है तो है ही। तो ऐसे में उस सब का ईगो, उस सब की महत्वाकांक्षा ने परेशान किया कुछ समय। एक कैरिड अवे ईगो, हो जाना, उस छोटे सा फेम हो भले ही, लेकिन आदमी उसको भी बहुत ज्यादा, उसको चाहत हो जाती है उसकी कि इसी को और बढ़ाएं। कभी वैसा नहीं हुआ नहीं, मन में? ये थोड़ी हमारी कमी थी एक्चुअली भैया। ये जैसे कि आपने जितने रॉकस्टार का देखिए था,
कॉलेज में फेमस थे, परफॉर्मेंस बड़ी बड़ी करते थे, 5-5 6-6 हज़ार लोग स्टूडेंट्स आ रहे हैं देखने पूरी यूनिवर्सिटी से, वो फेज भी है सारा। अपने गाने कंपोज करते थे, 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार लोग की भीड़ आपके साथ आपके गाने गा रही है, वो भी फेज था हमारा। बड़े बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना, तो फेम तो था उस समय पे काफी। कहीं भी जाते थे तो गिटार के साथ तो मतलब एक हो जाता था, एक माहौल समा बन जाता था कि अच्छा चलो नवेंदु आ रहा है तो अब अलग कुछ होगा। बुलाते थे लोग जगह जगह पार्टीज में, जगह जगह चीजों में। पर एक जो एटीट्यूड आता है उसके साथ, वो थोड़ा हमारा नहीं हो पाया। हमारे बैंडमेट स्पेशली हमारा जो एक मेन बंदा था कंपोज जो करता था, अनिरुद्ध करके, वो बार बार हमें कहता था भी था कि भाई थोड़ा एटीट्यूड लेके आइए, थोड़ा मतलब चौड़ में चलिए। आप इतने लोगों के बीच में सब आपको जानते हैं या इतना फेमस हो, तो थोड़ा मतलब स्टाइल में रहा करिए। थोड़ा भौकाल, अपने यूपी की हाँ भाषा में थोड़ा भौकाल बना के रखिए। भोकाल भोकाल अपना थोड़ा मचा के अपना रखा करिए। हाँ, मैंने कहा यार यही नहीं होता। अरे वाह! यही हम कमजोर पड़ जाते हैं। हम रहे देसी आदमी तो हमारे देसी तरीके वही के वही, हुँ, कि जहाँ जाएंगे अपना मजे में, अपना वही तरीका है, वही अपना ढीला ढाला मस्त हैप्पी गो लकी वाला एटीट्यूड है, वही अपना चल रहा है। तो एक वो जो बाकी भी हम देखते थे आसपास के रॉक बैंड वाले लोगों को, तो मैं बड़े स्टाइल में गए, यस या ब्रो नो यो। तो एक वो या ब्रो यस यस वाला वो था, वो एटीट्यूड कभी आ नहीं पाया। को, मुझे कोशिश हमने की। मैं पूरा यकीन है मुझे कि जो अभी साथ में बैठे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं कैलाश खेर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी को हमने जितना देखा सुना है मीडिया के माध्यम से, और ये पाया कि वो ग्राउंडेड आदमी है एकदम। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंगर हो गए तो बहुत ऊंची कोई बात हो गई। एक साधक की जो पहचान है मुझे लगता है, वो साधक की क्वालिटीज कहीं ना कहीं इम्बाइब थी सोल की जर्नी में। और इसमें ऑफ कोर्स जैसा नविंदु बता रहे हैं कि बाबा की और दादी की शिक्षाएं, माताजी पिताजी का सहयोग, वातावरण, आशीर्वाद। नाम का अर्थ क्या है और नाम रखा किसने? नवेंदु। नाम हमारी माताजी ने रखा। नाम का अर्थ है नया चांद, नव इंदु। क्या बात है, बहुत सुंदर। जय हो। कल तो कल कल हम पूर्णिमा में प्रवेश कर जाएंगे आज रात से। कल जी पूर्णिमा भैया, है, तो नया चांद, कार्तिक क्या बात पूर्णिमा जी। है। जय हो। बढ़िया। तो नवेंदु, फिर ये जीवन में अध्यात्म का चांद कब खिलने लगा? कब ऐसा लगा कि आई हैव अ डिफरेंट कॉलिंग? पढ़ाई हो गई, डेफिनेटली जॉब वगैरह भी ढूंढी होगी, कुछ काम काज भी किया होगा, पैसा भी कमाने की तरफ रास्ता बढ़ा होगा। वो यात्रा क्या रही? कॉलेज में तो भैया वही संगीत में काफी ज्यादा रहे, और इंजीनियरिंग की साइड पे इंटरेस्ट था। रोबोटिक्स हमारी इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन की फील्ड रही, तो रोबोटिक्स में हमारा काफी इंटरेस्ट था, काफी मॉडल्स हम बनाते थे, चीजें करते थे। तो उसी की तर्ज पे फिर नौकरी में भी हम उसी पे आगे बढ़े। हनीवेल में पहले जॉब किया, एडवांस टेक्नोलॉजी लैब्स में, वहाँ पे काम किया टेक्नोलॉजीज पे। आईबीएम में फिर काम किया। पर आईबीएम में काम करने के बाद, वो एक कॉर्पोरेट लाइफ देखने के बाद, हमारा जो 1 साल का बॉन्ड पीरियड था, कि ट्रेनिंग वो आपकी कराते हैं तो 1 साल का बॉन्ड पीरियड होता है आपका, जहाँ वो बॉन्ड पीरियड खत्म हुआ हमने पेपर डाल दिए। कॉलेज से ही हमें नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कॉलेज में भी जो हमें जॉब, हम बैठे प्लेसमेंट के लिए बैठे, हम बैठने ही नहीं जा रहे थे। हमारे दोस्तों ने धक्का दे के भेजा है हमें कि भाई कुछ तो ले ले, एक जॉब उठा ले, नहीं करनी हो मत करियो। हमने कहा चलो ठीक है, इतनी जिद कर रहे हो तो चलो ठीक है। निकले भी घर से बाहर तो अपना इधर उधर हो लिए। फिर लोग पकड़ के लेके आए। इंटरव्यू चल रहा है, जा। किसी ने टाई पहनाई, किसी ने कपड़े ठीक किए, किसी ने बाल ये ठीक किए, चल अब जा। नहीं, ये अंदर से इच्छा ही नहीं होती थी कि इंटरव्यू में जाएं? नौकरी की भैया कभी इच्छा नहीं थी। कॉलेज में ही हमने अपना ही काम शुरू कर दिया था। कॉलेज में ही हम लोग की खुद की इवेंट्स की कंपनी थी, जो कि ऊपर वाले की दया से सेकेंड ईयर में शुरू की थी, और थर्ड ईयर में आते आते कॉलेज का सारा हम लोग प्रोजेक्ट उठाते थे। जितने कॉलेज के फेस्ट होते थे सब होते थे, फिर वो हम ही मैनेज करते थे उसका, लॉजिस्टिक्स से लेकर हर चीज। तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक चीज थी, एक वो कुछ अलग हटके अपना करना, अपने कंट्रोल में चीजें करना, अपने दिल की चीजें करना, अपने तो झंडे तले काम करना, अपना एक नाम बनाना, एक ब्रांड क्रिएट करना, वो हमेशा से था। तो नौकरी में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा हमारा। तो घर वालों को इसलिए तो जहाँ मतलब एक इनसिक्योरिटी रहती होगी ना, माँ पिताजी को, कि अरे रोबोटिक्स में कर रहा है और फिर इंटरव्यू में नहीं जाना चाहता है, और पता नहीं क्या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी दोस्तों के साथ खोल ली है, पढ़ाई पूरी करे, ढंग की नौकरी करे, बड़े पैसे कमाए, ऐसा नहीं था?
बहुत था भैया। तो फिर वो सिग्नल्स बहुत डांट खाई है। डांट खाई है। अच्छा, उस समय कुछ ऐसा नहीं था कि यू हैव अ वेरी हाईली स्पिरिचुअली अंडरस्टैंडिंग के आप उसके बूते पे चल रहे हो, रैंडमली चल रहा था सब कुछ, राइट? रैंडमली था भैया, बस ये था कि एक सूफी जो साइड होती है म्यूजिक का, उसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट रहा हमेशा। अच्छा, कहीं ना कहीं एक वो एक के लिए गाना, वो दिल को बहुत भाता था हमेशा। मतलब हरिदास जी की तरह के ऊपर वाले के लिए गा रहे हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी की माता जी उनसे कहती थी, भुवनेश्वरी देवी, कि कभी भी किसी को खुश करने के लिए मत गाना, सिर्फ भगवान के लिए गाना। तो शायद वैसा ही कुछ भाव मन में पहले से बना रहा। एम आई राइट? हाँ, मन वहीं लगता था, गाने चाहे हम कहीं भी कुछ भी गा लें, पर एक वो, अब उसको भक्ति रस कह सकते हैं। जी। तब तो नहीं पता था कि भक्ति रस क्या होता है, भक्ति क्या होती है, तो इतना बहुत ज्यादा नहीं था तब। हम्म। पर वो था हमारे गानों में भी, हमारी गायकी में भी, जो हम लिखते थे, जो कविताएं लिखते थे, जो गाने बनाते थे, उसमें भी सब में कहीं ना कहीं कुछ जिंदगी के अनछुए सच, कुछ कड़वे सच, आ, कुछ ऊपर वाले से जुड़ी बातें, कुछ उस एक से जुड़ी बातें हैं। वो एक जो सूफी में है अलिफ, उससे हमारा बहुत अच्छा कनेक्ट था। जब भी हमने उसके बारे में पढ़ा, सूफी जब गाने गाने शुरू किए, तो सूफी जो है रिलीजन, उसके बारे में भी पढ़ा, रूमी के बारे में पढ़ा, अलिफ कहाँ से आए उनके बारे में पढ़ा, तो उस एक अलिफ पे कहीं ना कहीं हम भी अटक गए। वो एक जो है उस पे भरोसा हमेशा से, एक विश्वास, एक जुड़ाव हमेशा से रहा, हर एक तरीके में, हर एक माध्यम में, हर एक, चाहे गायकी हो गई, चाहे हमारा चाहे लिखना हो गया, उसमें था। पर हाँ, कोई डिफाइंड नहीं था, बहुत ही रैंडम था। मतलब ऐसा नहीं था कि हम बहुत सोच के कर रहे हो ये काम, की नहीं, हम हमें हम भक्ति करनी हम है तो हम। हम अपने अनगढ़ अंदाज में चल रहे थे, और कोई शक्ति थी जो धीरे धीरे गढ़ती जा रही थी, रास्ता दिखाती जा रही थी। और आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता लगता है कि वहां तक पहुंचे। तो ये आईबीएम में पेपर्स डालने के बाद फिर क्या हुआ? वहां पहुंचते हैं थोड़ा, कॉर्पोरेट से मुक्ति पाके, बॉन्ड कंप्लीट करके अपनी कंपनी फिर आगे बढ़ाई, जिसका नेम फेम अपने झंडे तले काम करना था, या वो भी छोड़ दी? फिर क्या किया उसका? नहीं नहीं, फिर इवेंट्स में भैया काफी काम किया, हाँ। बैंगलोर में ही स्पेशली। उस टाइम पे अंडरग्राउंड जो म्यूजिक मूवमेंट होता था, उसको हम लोग, उसमें काफी थे हम लोग। तो रॉक हो गया, ब्लूज हो गया, मेटल हो गया, ये जॉनर जो थे वो बहुत ही पॉपुलराइज नहीं थे, बहुत ही बाहर नहीं थे, अंडरग्राउंड इनका चलते थे शोज और इवेंट्स। तो उन आर्टिस्ट को हम लोग ढूंढ ढूंढ के, उन टैलेंट्स को ढूंढ ढूंढ के उनको प्रमोट करते थे। तो आर्टिस्ट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट का ये काम था। उसके बाद फूड एंड बेवरेजेस का काफी काम किया हमने। बैंगलोर में एक हमारा ब्रांड था, बिग फैट मोमोज, जिसमें हमने बैंगलोर में मोमोज के ठेले लगाए हैं। तो वो खुद में एक बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था कि जिस जगह की लोकल ना भाषा पता, ना कोई कांटेक्ट, ना चीज है, वहां पे एकदम सड़क पे उतर के आप कोई काम कर रहे हो उन लोगों के बीच में। तो उस रेजिस्टेंस के साथ, उन चीजों के साथ, एक वही बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस था। तो आप समझ रहे होगे कि शुरुआत से थोड़ा हटे हुए थे, बिल्कुल। और अब ये समझ में नॉर्मल आता है। नहीं थे। देखो, हमने जब तुमसे मिलना हुआ तो मात्रे के माध्यम से हुआ। और मात्रे को लॉजिस्टिकली रन करना एक योग रिट्रीट सेंटर के रूप में, या एक आश्रम के रूप में, मैं बहुत सारे लोगों को ये बताना चाहूँगा कि शायद शुरुआत जब थी उसका बाहरी प्रारूप एक योग रिट्रीट के सेंटर के रूप में था, बट अब नवेंदु उसे पूरा एक आश्रम तुल्य वातावरण बना चुके हैं, अपनी तपस्या से, अपनी दैनिक साधना से। वहाँ डेली यज्ञ हो रहा है। और मैं चाहूँगा नवेंदु, अगर आपकी ये साथ दे डिवाइस, तो आप थोड़ा सा हमें कैंपस भी दिखाइएगा अभी। और मात्रे में हम लोग गए थे तो वहाँ इन्होंने बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट के साथ में, मैं उस पर ज़्यादा अभी नहीं प्रकाश डाल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहूँगा नवेंदु हमें उससे रूबरू कराए। लेकिन हमने जब देखा था तब तो ये है कि हाँ, आज जो स्थितियाँ हैं, और एक रिट्रीट सेंटर को रन करना, वो भी ऐसी जगह पे, रिमोट लोकेशन पे, जहाँ पर पहुँचने के लिए लॉजिस्टिक्स बहुत ही मुश्किल हो, नियरेस्ट शॉप जो है वो 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर हो, और वो भी बस 3-4 दुकानों का एक छोटा सा झुरमुट हो, बड़ा मार्केट नहीं। और वहाँ तक आपको चीज़ों को डेवलप करना, रोज़मर्रा के लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना, और फिर गेस्ट्स को होस्ट करना। तो वो जो इवेंट मैनेजमेंट के सारे एक्सपीरियंसेस हैं वो भी काम आ रहे थे, और अब देखो पूरा साधना का एक्सपीरियंस भी काम आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो फिर ये बेंगलोर की यात्रा, रोबोटिक्स और मोमोज और संगीत, इन सब के बीच में बॉम्बे भी जाना हुआ, बॉलीवुड का भी कुछ आपके जीवन में रहा अंश, कि जब आपने वहां जाकर कुछ काम किया? तो ये यात्रा थोड़ी मेन है, मुख्य है, जीवन का जो एक मोड़ आना, बदलना शुरू हुआ, कुछ थोड़ा वहां से ज्यादा शुरुआत हुई। बैंगलोर में जो बिजनेस हमारा चल रहा था, तो जो पार्टनर के साथ कुछ
मेल जोल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। कुछ हम भी बहुत यंग, कुछ हमारे भी मतलब तरीके थोड़े डायनामिक, कुछ उसके भी थोड़े डायनामिक, तो एक हल्का सा टकराव हुआ और सब बंद करके वहां से निकले। घर वालों ने बोला चलो इधर आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, और यहाँ पे अपना फूड एंड बेवरेज का तुम काम शुरू करो, यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट तुम खोल सकते हो चाहो तो। इतना तुम्हें एक्सपीरियंस है लाइफ में, कुछ और चीजें कर सकते हो फूड एंड बेवरेज के सेंस में ही। पर और उसके लिए फिर वो लोग फंडिंग के लिए भी तैयार हुए। तो घर पे ही हम थे। पिताजी हमारे एक दिन काफी नाराज हो गए। क्या कर रहा है लाइफ में, क्या कर रहा है जिंदगी में, इंजीनियर है, इतनी पढ़ाई की, इतना सब किया, इतना खर्चा हुआ, इतनी मेहनत लगी, उसके बाद अब खाना बेच रहा है, कहीं कहीं गाना गा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। इस पे अगर हम अभी इन्वेस्ट करें भी, इस पे डालें भी, तो क्या भरोसा कि चीज़ों का कुछ मिलेगा रिटर्न, की क्या होगा क्या नहीं होगा। तो काफ़ी बिगड़ गए, और मतलब काफ़ी बढ़िया बातें हमें वहाँ सुनने को मिली। उस दिन घर से हमने अपना सामान बांधा, हमने कहा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, और हम निकल गए। हमने कहा अब भैया जो है हम हैं, और एक हमारा ऊपर वाला एक है, अब जो है यही है, अब इसी से करना है। तो फिर फिर से हमने अलिफ सोचा अलिफ 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 से ही शुरू करना है फिर से। ये जिंदगी का एक थोड़ा नॉर्मल हमारा रहा भैया, मतलब पूरी पूरी सेटअप को डिस्ट्रॉय होके फिर से खड़ा होना। हाँ, तो ये एक रिकरिंग फैक्टर हमारे साथ थोड़ा रहा। क्या बात है। हाँ, तो वहां से फिर हमारा एक आर्टिस्ट का जो एक सीरियस करियर है वहां शुरू हुआ, क्योंकि हमने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं ऐसा जो कि हम पूरे सिर्फ अपने दम पे कर सकते हो, और जिसको फिर हम अपनी जिंदगी में हम आगे बढ़ा सकते हो। तो वो थी हमारी लेखनी। तो वहां पे हमने लिखना शुरू किया। एक पीजी में गए, कमरा लिया, और दिन भर भैया लिखते ही रहते थे। मतलब मुश्किल से आप हार्डली सोचिए 2-3 घंटा हम बाहर निकलते थे। हाँ, हाँ, वहाँ एक अंधेरा अंधेरा कमरा कोने में था, एक गलियारे में। हाँ। वहां पे अपना गिटार विटार लेके, अपना किताब पेन लेके, अपना लैपटॉप लेके हम बैठे हैं, और दिन भर लिख ही रहे हैं। गाने लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, कभी कुछ कहानी लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो वहां से फिर हमारी ये साधना और मेहनत शुरू हुई एज अ आर्टिस्ट जो है। फिर वो लिखते 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 क्या है कि एक फाइल बन गई। तो हमने कहा कि चलो अब बाहर निकलते हैं बाजार में, दरवाजे खटखटाते हैं, देखते हैं भैया कुछ होता है कि नहीं होता है। खटखटाने शुरू किए, वही अपनी फाइल लेके हर जगह पहुंच जाते थे, लोगों से बात की। उस टाइम पे कुछ मेंटर्स हमारे रहे जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। अ, मातृशक्ति आप कहिए कि प्रबल थी हमारे जीवन में हमेशा से ही। तो चाहे वो हमारी माता जी का सपोर्ट पीछे से रहा हो थोड़ा बैकग्राउंड में, चाहे वो हमारी मेंटर तन्वी तन्वी गोविया करके, वो भी काफ़ी एक नामी हस्ती हैं अभी मीडिया की फील्ड में। तो चाहे उनका सपोर्ट और डायरेक्शन रहा हो, तो उसने हमारी काफ़ी मदद की उस समय पे। पर हाँ, अपने हिस्से का भटकना तो हमें पड़ा ही, जगह जगह जाना भी पड़ा, कहीं कहीं से भगाए भी गए, दुत्कारे भी गए। ये क्या है, वो क्या है, ये क्या लिखना है, क्योंकि लिखते भी थोड़ा कड़क थे हमेशा से, सीधी सीधी बात लिखते थे। कहीं शमशान की बात, चिता की बात, जीवन की बात, जीवन के अंत होने के बाद रिश्ते क्या बचते हैं उसकी बात, कहीं कुछ ये भी था हमारी लिखाई में। लोगों को बहुत समझ नहीं आया, लोगों को प्यार मोहब्बत में ज्यादा इंटरेस्ट था। ये हमारी वीकनेस थी भैया, प्यार मोहब्बत पे बहुत ज्यादा हमसे लिखा नहीं गया शुरुआत से। बैंड के लिए भी गाने लिखते थे तो यही डांट हमको पड़ती थी कि यार क्या है, मतलब गुस्सा है, एनर्जी है, ये है वो है, प्यार क्यों नहीं है, हाँ, तुम बड़ी मनहूसियत वाली रोमांस कहाँ चीजें है। लिखते हो। हाँ, ये मरने मारने की बातें कहाँ से आ जाती है। रोमांस किधर है, तो वो रोमांस थोड़ा हमेशा लैकिंग रहा। हम्म। कुछ इंटरेस्ट तो साइड पे आया नहीं, तो एक कमर्शियल बहुत ज्यादा मतलब हमारी वैल्यू पर्सपेक्टिव था नहीं। हम्म। पर अब वही ऊपर वाले की कृपा आप समझिए, भटकते 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 हमें मिल गए अमित भैया। जहाँ भटकते थे इस काम के साथ, इस पर्पस के साथ, वहां से कुछ नहीं हुआ। दोस्त की शादी में गए, संगीत का फंक्शन था, वहाँ थोड़ा बहुत अपना, क्योंकि गिटार विटार साथ में लेके हम चलते थे हमेशा, वहाँ परफॉर्म किया, गाने वाने अपने गाए। वहाँ मिले हमें अमित भैया, अमित मिश्रा, जो कि खुद काफी नामी बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, काफी बड़ी बड़ी पिक्चरें कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो उन्होंने हमारे गाने सुने, हमारी लेखनी सुनी, और उन्होंने हमसे ये कहा कि बहुत समय से हम ढूंढ रहे थे किसी को जो असल में कुछ कहना चाह रहा हो, और तुम्हारे पास कुछ वो कहने की बात हमें दिखी है। वहां से फिर एक यात्रा उनके साथ शुरू हुई। तो
शुरुआत में तो कुछ अपने ही कॉम्पोजिशन पे हम काम कर रहे थे कि तभी बम्बई से उनको एक कॉल आया। अश्वनी धीर जी हैं डायरेक्टर, गेस्ट इन लंदन मूवी वो बना रहे थे। तो उन्होंने भैया को बोला कि यार ये टाइटल सॉन्ग है इसका, ये है, ये सब चीज़ें होनी है। तो भैया ने कहा कि देखो ये सिचुएशन है, अब लिखो। तो हमने लिखा, फिर गाना बनाया, उनको पसंद आया। वहाँ से हमें पहला जो अपना बॉलीवुड का ब्रेक था वो मिला, और वहाँ से फिर हम गए बम्बई। पर वहाँ पे एक आध्यात्मिक जो था हमारा अंदर का, वो उभर के थोड़ा बाहर आने लगा काफ़ी ज़्यादा। जब अकेले रहे, जब वो मुश्किल समय आया, तो जप करना, मंत्र करना, ध्यान करना, इसका काफ़ी हमें सहारा रहा। इसने काफ़ी हमें सँभाले रखा, काफ़ी सेन हमें रखा, हुँ। काफ़ी एक दिशा हमें दी, एक शक्ति, एक ऊर्जा दी चीज़ों से लड़ने की, चीज़ों को सँभालने की, उस स्ट्रगल पीरियड को पार करने की। वहाँ से लाइफ़ में हमारी थोड़ा वो टर्न आना शुरू हुआ, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक की तरफ जो एक इंक्लिनेशन होता है, वो बढ़ना वहाँ से शुरू हुआ। तो एक अंदर की वो जो कॉलिंग होती है, वहाँ से आनी शुरू हुई। और बम्बई जाके भी कमर्शियल काम हमने जो किया सो किया, पर जो सबसे प्रिय हमारा काम है, जो कि गाना हमने लिखा, वो पहला जो हमारा कॉम्पोज़िशन था वो था माता रानी पे। काल भैरवी, काल चंडिका, काल रूप मर्दानी, आप लोग को सुनाया भी है हमने एक रिट्रीट पे। और वहाँ से फिर कुछ हुआ, कुछ अंदर से कुछ और वो बीज जो बढ़ रहा था, फल रहा था, वो हो रहा था। वो पौधा जो है थोड़ा अपना शेप लेने लगा, वो बढ़ने लगा, उसका रंग दिखने लगा, और एक इंक्लिनेशन, एक जुड़ाव, फिर वहाँ से एक अलग यात्रा हमारी शुरू हुई। बहुत बहुत रोमांचक मोड़ पे है। मैं एक इनपुट शेयर करूं, उसके बाद नविंदु से रूबरू होता हूं कि जिन अमित मिश्रा का अभी नविंदु ने नाम लिया, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टाइटल्स गाए हैं। आप लोगों ने, जो लोग बॉलीवुड की रुचि रखते हैं, ए दिल है मुश्किल नाम से एक मूवी आई थी जिसमें सुन ले पुकार बुलिया करके एक सॉन्ग आया था, वो अमित मिश्रा जी का ही कंपोज किया हुआ था। और ऐसे बहुत सारे अच्छे टाइटल्स, डिशुम और धूम और ऐसी मूवीज़ में भी उनका संगीत, उनका गायन रहा। तो अब आप, मैंने ये बात इसलिए शेयर करी अमित जी के बारे में क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ में जब आप जुड़ते हो जो कि खुद एक्सपैंड कर रहा है इंडस्ट्री में और जिसकी पहचान बन रही है, और वहाँ से ये नवेंदु का जीवन इस तरफ भी रुख ले सकता था कि पॉपुलर मीडिया में जाना और उसी पेज 3 में अपने आप को ढूंढना, उस चकाचौंध में खुद को और पैसा कमाना, नाम कमाना। और उसकी जगह इन्होंने कहा कि इनके अंदर की जो पहली कॉम्पोजिशन फूट के निकली वो थी मातृशक्ति को समर्पित, और उसके बाद में अंदर से वो पौधा शेप लेने लगा। तो ये बड़ा ही एक रोमांचक फेज है लाइफ का। मुझे लगता है इस पर अब मैं चाहूँगा कि आप और प्रकाश डालें नविंदु, क्योंकि ये सब बम्बई में हो रहा था जब आप के अंदर ये बम्बई पहुंच चुके थे आप दिल्ली से, और हाँ, बम्बई में मतलब कितने दिल्ली साल? में ही शुरू हो गया था हाँ। और उसके बाद जो ये अपना इंक्लिनेशन। बॉलीवुड को लिख के अपना एक तरह से कंट्रीब्यूट करना, वो बॉम्बे जाके किया, राइट? वो मेन बॉम्बे में हुआ सारा का सारा। तो लगभग हम कितने साल बम्बई में बिताए? मुंबई में भैया करीब 2 साल करीब थे, 2 ढाई साल। अरे वाह! तो वहाँ जब क्योंकि अमित वॉज ग्रोइंग, आपके पास पूरा मौका था वहाँ पर एक फ्लैम्बॉयंस को कमाने का, वो आकर्षण आया नहीं, या आया तो अंदर से किसी शक्ति ने उसको जैसे रोक दिया हो, वो थोड़ा सा, या कहीं द्वंद आया, खुद को निकाल के लाए? क्योंकि वो जो गलियारे थे जिनमें मन भटकता था कभी कभी जाके, उनसे खुद को खींच कर लाना अध्यात्म मार्ग पे या ऐसी रास्ते पर जहाँ आपको कम ही लोग जाते दिख रहे हैं, आसपास हर आदमी उस तरफ खींचता चला जा रहा है, इतने तेज आकर्षण से खुद को रोक पाना, थोड़ा उस पर हमारी मदद कीजिए। बिकॉज दैट इज रियली गोइंग टू बी इंस्पायरिंग कि क्यों एक व्यक्ति को वहां जाने की चाह नहीं पैदा हो रही है, और अगर हो रही है तो उसको कौन सी शक्ति उसको मदद कर रही है वापस लाने में। क्योंकि हम सब इस चीज़ से भटकते हैं। मुझे लगता है कि जो भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है वो शायद यही जानना चाह रहा है कि ऐसा क्या हो गया, ये कैसे होता है, ये शक्ति कैसे काम करती है, हाउ द मैजिक वर्क्स। तो अगर उसको कहीं डी कोड करा हो तो प्लीज शेयर करो। हाँ, तो इसमें हम कहेंगे कि एक जो जगह, माहौल और लोग थोड़े हमें मिले आसपास, हम आज भी शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के कि वो लोग हमें मिले। अमित भाई जैसे खुद में स्पिरिचुअल बहुत हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति की तरफ, पूजा की तरफ, मंत्रों की तरफ, साधना की तरफ नहीं है, पर ज़मीन से जुड़े हुए। तो ज़मीन की इज्जत करना, ज़मीन से प्यार करना, प्रकृति में रहना, प्रकृति में जाना, एक वो उनका शुरुआत से था, बहुत ही ग्राउंडेड।
तो वो चीज़ वहाँ से हमने उनसे काफ़ी सीखा। एक एक सिंपल लाइफ़ और उसकी जो वैल्यू होती है के बारे में। रही बात बम्बई और उसकी चमक-धमक की और उन तमस के गलियारों की, तो गए पर मज़ा नहीं आया भैया। उस काम में भी जो कि ज़बरदस्ती कमर्शियली हमें करना पड़ रहा था। एक तरीके से देखिए, एक हर कलाकार खुद को बेचता है वहाँ पे। तो व्यापार है, बाज़ार है, आप जाइए, आपको सामान बेचना होता है और बिकता वही सामान है जो कि मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर चिकनी चमेली चल रही है तो फिर भई हर डायरेक्टर को चाहिए कि आप चिकनी चमेली जैसा ही कुछ लिखो। अगर धूम मचाले चल रहा है तो हर डायरेक्टर कहेगा कि भई धूम मचाले ही जैसा हमको गाना चाहिए। हम लोग तो बल्कि बड़ा मज़ेदार आपको बताता हूँ कैसे तरीके से काम होता था वहाँ, कि हम लोग डायरेक्टर के पास जाते थे तो ऐसे बोलता था कि देखिए, एक तो रोमांटिक चाहिए, एक सैड चाहिए एकदम रोने वाला, एक चाहिए आइटम तड़कता-भड़कता, डांस करने लगे आदमी, एक चाहिए एक्शन, मार-पीट और एक चाहिए सिचुएशनल। वो सिचुएशनल आप कुछ भी अपने हिसाब से देख सकते हैं, वो हम एडजस्ट कर देंगे। ना स्क्रिप्ट से मतलब, ना स्टोरी से मतलब, ना क्या बोलना है उससे मतलब, फ़ॉर्मूला सेट है। ये 5 चीज़ें हैं, इन 5 चीज़ों पे आप हमें गाने बना के दे दीजिए, बाकी हम अपने हिसाब से अपना उसको सब जगह एडजस्ट कर लेंगे, वो कुछ नहीं है। और हाँ, ये अभी फ़ेमस चल रहा है गाना, तो ऐसा कुछ चाहिए, या ये गाना फ़ेमस चल रहा है अभी तो ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ लिखिए, ऐसा कुछ बनाइए। वो कभी समझ नहीं आया, वो दिल को कभी समझ नहीं आया। वो एक बचपन से ही था कि बहुत ज़्यादा दुनिया में जुड़ना नहीं, मिलना नहीं, थोड़ा अपने दिल की बात सुनना, अपने मन का काम करना, जिसके लिए एंटरप्रेन्योर भी बने, जिसके लिए नौकरी भी छोड़ दी बहुत ही जल्दी, जिसके लिए स्ट्रगल इतना किया कि अपने दिल से करना है, जो करना है वो अंदर से आना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि कोई पैसा फेंक रहा है तो उसकी धुन पे हम नाचने लग जाएँ, हुँ, वो टेंडेंसी कभी हुई नहीं। क्या बात है। हाँ, दूसरा, बम्बई को जितना हमने खोखला देखा भैया, वो हमें कभी समझ नहीं आया, वो कभी उसने हमें अट्रैक्ट किया नहीं। ये है तो बड़ी ग्लैमरस दुनिया, पर्दे पे सबको दिखता है कि अरे वाह! ये एक्टर, वो एक्टर, ये चीज़ है वो। पर जब एक बार कट बोलता है ना डायरेक्टर, और उसके बाद जो दुनिया शुरू होती है, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है बम्बई और बॉलीवुड, एक बार आप जाके वो दुनिया देख लीजिए, आपकी पसंद खुद ही कम हो जाएगी। जब असली रूप दिखता है वो पर्दे से उतर के, जब दिखता है कि रिश्तों के कोई मायने नहीं है, अपनों के कोई मायने नहीं है, दिल का कोई मायना नहीं है, दोस्ती के कोई मायने नहीं है, जज़्बात कोई मायने नहीं है, सच तो भूल ही जाओ। इस्तेमाल है बस, एक-दूसरे का इस्तेमाल। इंसान नहीं, चीज़ है वहाँ। जीता जागता कोई ऐसा नहीं है कि हाड़-माँस का इंसान है, दिल है, मन है, भावना है, नहीं, नहीं। चीज़ है, हमें इस्तेमाल करनी है, अपने इस पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है और जहाँ हमारा यूज़ हो गया, खत्म, आगे बढ़ना है। प्योर बिज़नेस, हर चीज़ में। कला का जो एक विकृत रूप वहाँ पे देखा, जो इंसानियत का विकृत रूप देखा, नहीं समझ में आया। तो उस समय पापा याद आए होंगे, क्योंकि पापा से कह के निकले थे कि भाई अब अपने बूते पे कुछ करते हैं, और करते हुँ। करते पीजी से पहुंच गए थे बम्बई, और बम्बई में भी 2 ढाई साल बिताने के बाद फिर से ये हुआ कि सब बना बनाया सेटअप कॉलेप्स करके कुछ और करते हैं। तो क्योंकि ये पुराना पैटर्न भी था ना, एक तरह से रोबोटिक्स किया, इंजीनियरिंग करी, एंटरप्रेन्योरशिप करी, और पापा की यही शिकायत भी थी, ये चिंता भी थी कि भाई करेगा क्या। इनफैक्ट मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनमें से एक माँ ने मुझे अभी मैसेज डाला है कि भैया मुझे अपने बेटे की कहानी नजर आ रही है इसमें, वो भी अभी मैं जानता हूँ उनके जीवन को पिछले 5 6 साल से। 18 19 साल का लड़का हो गया, 20 साल का, वो भी एंटरप्रेन्योर बन गया इतनी यंग एज में। पापा के साथ ये संघर्ष रहता है कि करेगा क्या, ये पढ़ाई इसने इस फील्ड की करी, काम उस फील्ड का कर रहा है, इतने बड़े बड़े रिस्क लेने की कोशिश कर रहा है, ये कहीं फिट क्यों नहीं हो रहा। तो क्या बम्बई से फिर जब आगे की यात्रा में पापा क्या सोचेंगे, या ये सब को छोड़ के कहाँ जाऊंगा, फिर क्या हुआ, क्या घटित हुआ जीवन में, मन कैसा चला उस समय। ये भी मतलब आप ये समझ लो कि अब यहाँ से जो है, चीज़ें हमारे हाथ के बाहर निकल गई थी। अच्छा। यहाँ से अब दिशा-निर्देश ऊपर से शुरू हो गया था। हम्म। इंस्ट्रक्शंस आने और चलाना हमको वहाँ से, वो एक प्रोसेस शुरू हो गया। हम्म। क्योंकि मतलब बम्बई से भी आने का काफ़ी इंटरेस्टिंग है किस्सा। हम आए थे यहाँ पे अ, पास में एक फ्रेंड था, उसकी जगह थी, उसकी प्रॉपर्टी थी, तो वहाँ पे हम लोग अक्सर आते थे जिम कॉर्बेट। हम्म। नेचर के तो शुरुआत से, प्रकृति के तो बहुत शुरुआत से ही हम
प्यार हमारा या इश्क आप कहिए वो रहा ही रहा है। हम्म, और ऐसी जगहों में घूमना फिरना बहुत मजा आता था, ऐसी जगहों में रहना बहुत सुकून मिलता था, तो उसके यहाँ बहुत आते जाते थे। उसने जगह दिखाई। पहली बार तो रोड भी नहीं थी, नदी पार करके हम लोग ट्रैक करके आए थे जगह देखने पर। कुछ बात थी इस जगह में, जो इस जगह ने ही हमें जमीन ने खुद बुलाया और जमीन ने बांधा हमें। वहां से फिर एक कहानी शुरू हुई कि चलो ठीक है, एक छोटा सा होम स्टे बनाते हैं, क्योंकि हमारी माता जी की हमेशा से इच्छा थी कि थोड़ा किसी एक प्राकृतिक स्थान पे जंगल में या पहाड़ में जाके रहना, अपना घर बनाना, वो करना। तो ये बात हुई कि ठीक है भाई, ये घर बनाने की बात है अगर, तो एक होम स्टे भी बनाते हैं और वहां से चीजें शुरू करते हैं। हमारा इंटरेस्ट तो शुरुआत से ही था, हमारा तो था बचपन से ही था कि मतलब इस ऐसी ही जगह पे हमें जाके रहना है कहीं ना कहीं लाइफ में अपना। तो एक मन में था, और जब वो पूरा होता देखा तो हमने कहा वाह ये तो बढ़िया है, लेट्स डू इट। हम्म, तो ये प्लान नहीं था कि हम परमानेंटली यहाँ आके रहेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा कोई उस टाइम पे प्लान नहीं था कि, सबकी यही कहना था कि भैया इतने मुश्किल से तो सेटल हुए बम्बई में, थोड़ा बहुत तुम्हारा काम शुरू हुआ है, चीजें होनी शुरू हुई, अब थोड़ा उसको परस्यू करो तुम, हम्म, ज्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाओ, क्योंकि वही पैटर्न, रिकरिंग पैटर्न रहा है लाइफ में। कुछ छोड़ के कुछ, कुछ छोड़ के कुछ, कुछ छोड़ के कुछ। घर वालों का भी यही था कि भैया इतना मत छोड़ो, अभी थोड़ा जो है वो उसको पकड़ के रखो, और इसको साथ साथ चलाते रहो, आते जाते रहो, बाहर से अपना मार्केटिंग मार्केटिंग करते रहो, चलता रहेगा। हम्म, समहाउ यहाँ पे इनिशियली जब काम शुरू हुआ और जिस बंदे से काम करना शुरू करवाया, उसने काफी गड़बड़ यहाँ पे फैला दी। उस गड़बड़ को ठीक करने जब हम यहाँ पे आए, तो फिर एक होता है ना कि लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता है, लव एक इवेंचुअली जर्नी ग्रो है, होता है, हाँ हाँ। प्यार भी एक जर्नी है, वो होते होते होता है। तो वो होते 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 जब उस समय पे आए, तब वो प्यार पूरा हो चुका था, इस जगह से, इस जंगल से, इस पूरी जो आसपास माहौल है, चीजें हैं उससे। और मन नहीं हुआ फिर वापस बंबई जाने का, मन ही नहीं हुआ उस भीड़ में वापस जाने का, उस झूठ में वापस जाने का, उस शोर में वापस जाने का, नकलीपन में वापस जाने का। दिल माना ही नहीं। दिल ने कहा कि भाई कलाकार हैं, यहाँ से भी तो लिख सकते हैं, यहाँ से भी तो गाने बना सकते हैं, क्यों जाने की जरूरत है वापस शहर हमें, यहीं रहते हैं, यहीं से करना शुरू करते हैं। साथ में अमित भैया का भी सपोर्ट मिला काफी, उन्होंने भी कहा, उनका भी इंटरेस्ट था। तो उन्होंने कहा कि हाँ यार हम लोग भी चलते हैं, हम लोग रहेंगे यहाँ, साथ में रहेंगे, साथ में करेंगे, म्यूजिक करेंगे, सब करेंगे, यहीं से काम करेंगे, और कुछ जरूरत होगी तब आगे पीछे अपना देखेंगे। तो वहां से फिर इस जगह की हमारी एक यात्रा शुरू हुई, जो कि डिफाइंड नहीं थी, पर किसी ने ऊपर से गाइड करके हमें यहाँ तक पहुंचाया। कुछ इस जमीन ने ही हमें अपने पास बुलाया। वो अलग बात है कि इंक्लिनेशन था, तो वो एक एम्पलीफाइंग फैक्टर हो गया। वो एक सोच हमेशा से थी कि ऐसी एक जिंदगी चाहिए, तो वो भी एम्पलीफाइंग फैक्टर हो गया। बम्बई से मन उठ गया था, वो भी एम्पलीफाइंग फैक्टर हो गया। तो सब मिला जुला के जो एक कहानी बनी, वो कहानी फिर उसका नाम शुरू हुआ मात्रे। वहां से फिर ये यात्रा यहाँ पे आने की, यहाँ रहने की, यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करने की, बिताने की, वो शुरू हुई। और लोगों ने काफी अपोज किया उस टाइम पे भी कि क्या कर रहा है भाई, अच्छी खासी बम्बई की तेरी जिंदगी, ये पार्टी, ये वो, इन एक्टर के साथ उठ बैठ रहा है, इनके घर उठना बैठना है, यहाँ जाता है, वहाँ ये करता है, वो सब छोड़ के तू जंगल में बैठेगा अकेला, आसपास कुछ भी नहीं। हम्म। मतलब एक, उस टाइम पे तो क्योंकि पार्टीज का सीन चलता था, आसपास एक पब भी नहीं है, क्या करेगा तू वहां पे, नाइट लाइफ ही नहीं है। हाँ, हमने कहा हाँ नहीं है। नाइट नाइट सफारी है हाँ, सिर्फ। नाइट सफारी है, अरे लोग ही नहीं है। हमने कहा नहीं, बाघ है ना आसपास घूम रहा है, इतना लोग दूर दूर से उसी को देखने आते हैं, हमें तो ऐसे ही दिख रहा है देखो। तो इस पे भी लोगों ने काफी बोला, और घर वालों ने भी इनिशियली बोला कि यार मतलब परमानेंट रहने का मत सोच, अभी थोड़ा आता जाता रहे, करता रहे। पर भैया हमारा जो ये शुरुआत से ये होता है कि आर या पार, या तो इधर या उधर। तो ये पार ही था हमारा, और इसीलिए फिर मन ही नहीं किया वापस जाने का, दिल ही नहीं किया यहाँ से जाने का। उस टाइम पे तो ना फेंसिंग थी यहाँ पे, ना कुछ था, सब आधा अधूरा बना ऐसे पड़ा हुआ था, कभी कुछ स्ट्रक्चर बना के कुछ, कहीं छत नहीं है, कहीं बाथरूम नहीं है, कहीं नल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब ऐसे ही अपना काम चलाऊ वाला काम, कि एक कमरा बस तैयार कर लिया था किसी तरीके से। बाघ हमारे बाबा जो हैं,
शेर जो है वो आते जाते रहते थे अंदर, क्योंकि फेंसिंग पेरीमीटर कुछ ऐसा खास था नहीं, लोग बाग उस टाइम पे कोई बहुत थे नहीं, स्टाफ वगैरह कुछ भी नहीं था, लेबर वर्कर जो होते थे वो भी अपना निकल जाते थे बीच बीच में। तो हमने और सूफी ने ही यहाँ पे, सूफी जो हमारी सबसे बड़ी बिटिया है, हमारी डॉग है, जी। तो हम दोनों ने ही जगह को शुरू किया, यहाँ पे रहना, यहाँ पे एक्सप्लोर करना। कभी ऐसा नहीं लगा कि लाइफ में कुछ गिव अप कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे यार क्या स्ट्रगल चल रहा है फेज में, ओ माय गॉड। मजा आ रहा था, कहीं ना कहीं निकल जाते थे अनछुए रास्तों पे, जो रास्ते पता नहीं है, कहीं भी घुस जाते थे जंगल में, किसी भी अब उसमें मोड़ पे। बहुत मजेदार इनकाउंटर्स भी हुए, कहीं बाघ ने भगाया, कहीं जंगली सुअर ने खदेड़ लिया। सूफी की बड़ी मदद रही कि उससे पहले इंडिकेशन मिल जाता था, वो बता देती कि ये खतरनाक है यहाँ मत जाओ, ये खतरनाक है यहाँ मत जाओ। तो फिर सोच ही नहीं आई शहर की, उस जिंदगी की वापस सोच आई नहीं, यहीं पे ऐसा मन रमता चला गया, दिल लगता चला गया। और कुछ नहीं होता तो घंटों बैठ के हम तो जंगल ही देखते रहते थे, बस एक जगह कुर्सी लगाई और बैठे हैं और सामने जंगल देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, बस बैठ के देख रहे हैं, और मतलब ही नहीं है हमें किसी दुनिया से, जहाँ आसपास लोग हैं भी कुछ बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो हम कहते थे अभी रुक जाओ, करेंगे आराम से, अभी हमें थोड़ा देखने दो। तो एक ये प्यार जो है, ये कहीं ना कहीं शुरुआत से था, जो कि फिर उस टाइम पे बढ़ा, और एक भौतिक उसने फिर रूप लिया, एक ये सब प्रोमिनेंट उसने फॉर्म लिया उस टाइम पे। ये सब कौन से साल के आसपास, मात्रे का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन 2017-18 के आसपास? 17 आप मान लो, है ना? 17 से शुरू हुआ था। तो आज जो प्रांगण है, आप थोड़ा सा उसका दर्शन करा सकते हैं मात्रे का हमें, क्योंकि जो एक शुरुआत बिल्कुल। हुई थी वो कैसे, लैपटॉप पे हो कि फोन पे हो? फोन पे है भैया अभी। हाँ तो बस अच्छा है, फिर तो यू कैन टेक अ वॉक मे बी एंड टेक अस थ्रू दिस। आप कैमरा चाहो तो फ्लिप कर दो। और मात्रे में इन्होंने बहुत सुंदर किया है नवेंदु ने, कि जो हमारे चक्र हैं, चक्रों के नाम पर ही जो है इन्होंने जो सबके रहने की व्यवस्था बनाई है, लॉजिस्टिक्स, वो बहुत सुंदर बनाया है। तो रूम्स भी जो हैं मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक हैं। और सामने आप देख रहे हैं जो स्थान, वो अ, वहीं पर एक तरह से मेरे ख्याल से पहला यही बना था, मूल प्रांगण यही था। और फिर बढ़ाते बढ़ाते 8 कॉटेजेस हैं अभी। दैनिक हवन तो होता है, आइए स्वामी जी यहीं पहले होते हम आपको दिखाते हैं हमारी यज्ञशाला, छोटी सी। हैं। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे हम लोग जनरली हवन करते हैं, स्वामी जी हमारे गुरु जी बैठे हैं। जी। आज चतुर्दशी थी, हाँ हाँ। तो उसका हवन हम लोग का हुआ। ये हमारे एक फ्रंट व्यू है जगह का पूरा। हम्म। अब जनरली क्या होता है कि लोग आते हैं शहर से, और शहर की एक मानसिकता लेके आते हैं कि जंगल में भी उनको शहर चाहिए, हाँ। शहर जैसी सफाई हो, शहर जैसा ही आ, सारा आपका वो हो, गार्डनिंग हो, शहर जैसी चीजों को, बिल्डिंग्स को बनाना है, किसी को डबल फ्लोर बनाना है, किसी को कुछ बनाना है। हम्म। हम लोग का शुरुआत से एक ही कंसेप्ट था कि हमें जंगल में बस अपना घर उगा देना है, वाह क्या बात बनाना नहीं, है। जंगल को नहीं परेशान करना है। तो इसलिए अगर आप देख रहे होंगे तो आपको सामने से भी पूरा जंगल ही दिखेगा, पेड़ ही पेड़ ज्यादा दिखेंगे, बाकी जितना कंस्ट्रक्शन है सारा उससे ढक गया है। सही बात है, यहाँ 8 कॉटेजेस कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमें था ही कि हमें स्टैंड आउट नहीं करना है, हमें यहीं पे घुल मिल जाना है इनसे ही। क्या बात। कभी ये नहीं था कि ये जमीन हमारी है, ये जगह हमारी है, हमने पैसा देके खरीदी है। हमारे दिल में हमेशा से ये था कि इस जंगल से, यहाँ के बाशिंदों से, इन शेर से, इन हिरणों से हमने उधार में ली है, हाँ। और इनके घर को ही अगर हम खराब करेंगे, इनके घर में ही घुस के, तो फिर वो तो बड़ा बुरा कर्म हो जाएगा। हम्म। तो इसलिए अगर आप देखें तो ये हमारे कॉटेजेस हैं। हम्म। कॉटेजेस सारे आपके चक्रों के नाम पे हैं। हम्म। आ- आज्ञा चक्र, क्या बात है। ये आज्ञा चक्र है। हाँ। फर्निशिंग और चीजें हम लोग ने काफी सिंपल रखी हैं, राइट। नेचर का ही बोलबाला ज्यादा है। अंदर रूम्स में लेके चलें। हाँ ठीक है, जैसी इच्छा हो। मैं साथ साथ जब बताता रहता हूँ, आप जब तक रूम खोल रहे हैं। मतलब मुझे लगता है दोस्तों कि यही सोच है जो नवेंदु जिससे हमें रूबरू करा रहे हैं। बिकॉज हम ये जगह क्यों देखने की कोशिश कर रहे हैं या देखने का मन कर रहा है, क्योंकि इसमें सृजनकर्ता की सोच होती है। नवेंदु की सोच, नवेंदु के पीछे जो दिव्य सत्ताएं काम कर रही हैं, उन्होंने जिस तरह से इसका प्राकट्य लिया,
है ना, दिस इज दैट एनर्जी विच इज गेटिंग मैनिफेस्टेड। तो जैसे इन्होंने कहा कि हम यहाँ घर उगा रहे हैं, कितनी खूबसूरत सोच है। हम इतना आधिपत्य बनाना चाहते हैं चीज़ों पे, ये मेरा घर है, ये मेरा अपना है, मैंने इसको खरीदा है। जबकि ये सोच रखना कि आई एम ऑल्सो बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रैंड स्कीम, और उसमें मुझे उसको कंट्रीब्यूट करना है रादर देन वायलेट करने के। तो अब यहाँ बैठकर जब यज्ञ हो रहा है डेली, तो देखिए कितना यहाँ का वातावरण जो है उसे वापस देने का क्रम। ऋषियों ने हमारे यज्ञ की प्रथा चलाई ही इसलिए थी कि हमने प्रकृति से लिया है अगर, तो प्रकृति को वापस कैसे लौटाएं। यज्ञ जीवन जी के, जिसका मतलब हुआ त्याग करना, सेवा करना, और साथ साथ ये यज्ञ का जो कर्म कांड है वो भी। वाह क्या बात है, भूख लग जाएगी, केले मत दिखाओ भाई हमें। बहुत सारे अभी यहाँ कच्चे पर यूनिक वृक्ष हैं, कर्पूर का वृक्ष है, कदम्ब का वृक्ष है, ये है बिल पत्रों का वृक्ष है, पीपल है, वट वृक्ष है, शिव जी बैठे हैं यहाँ पर, और बुद्ध भगवान बैठे हैं। मुझे 3-4 बार लाभ मिला है जाने का। और बहुत सुंदर सा इनका एक रिसेप्शन एरिया जो हुआ करता था शुरू में, जिसको अब इन्होंने अपना मेडिटेशन हॉल बना दिया है। पहले वो एक ऑफिस हुआ करता था, लेकिन वो शुरुआत में, उसके बाद जब लोग आना शुरू हुए कोविड के बाद, तो नवेंदु ने उसे एक ध्यानशाला का स्वरूप दे दिया है। और वहाँ पर सत्संग, रोज शाम को संकीर्तन, वेद रखे हैं वहाँ से लाके। ये भी शांति कुंज आए हुए थे, तो वहाँ से भी काफ़ी सारा साहित्य लेके गए, हरिद्वार आए थे जब, तो उसके भी दर्शन हम करना चाहेंगे। ये शायद इनका डाइनिंग एरिया है, जो जी भोजनालय कह सकते हैं जिसे हम। और यहाँ पर भी बड़ा यूनिकनेस के साथ में, जहाँ पेड़ है तो पेड़ को कहीं तंग नहीं किया, ज़्यादा कुछ कटाई शटाई नहीं करनी पड़ी, कम से कम में एक सुंदर सा वातावरण, पीसफुल वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की गई है। हमने बच्चों को यहाँ पर एंजॉय करते अनुभव किया, खुद का मन की स्थिति देखी, साउंड हीलिंग के बहुत सारे सेशंस करते समय चमत्कार देखा। और रुचा हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिसने अभी लिखा है कि आई हैव सम ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माई लाइफ, जो मैंने यहाँ पर इस स्थान से पाई है, मात्रे से। तो रुचा हमारे साथ जब 2023 की ही अप्रैल चैत्र नवरात्र की रिट्रीट में आई थी, तब उसने यहाँ का अनुभव लिया था। और उसके अलावा यहाँ पर अभी मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा सा ठहरें, क्योंकि मैं नवेंदु को बिना भजन गाए या कुछ पंक्तियाँ पढ़े जाने नहीं देना चाहूँगा। तो प्रांगण और प्रांगण के पीछे की सोच देखने के लिए हम लोग एक भ्रमण कर रहे हैं। और ये वो स्थान है जो पहले ऑफिस हुआ करता था, और अब वेदशाला हो गया है, ध्यानशाला हो गया है। तो यहाँ पर भी चलते हैं। पहले यहाँ लिखा रहता था दफ्तर, तो अब इन्होंने हटा दिया है, शायद दफ्तर हट गया है, अब यहाँ गायत्री मंत्र आ गया है। अरे वाह, जी भैया। जय हो। यहीं पर ये पहले वो जो टेबल रखी है जो आप देख रहे हैं, वो रिसेप्शन जैसी टेबल हुआ करती थी। तो नवेंदु ने उसको सारा चेंज करके वहाँ गणेश जी स्थापित हो गए। और पीछे भी जो है एक पेंटिंग लगा रहती थी। और ये नवेंदु की सबसे अच्छी आदत है। अभी हम रिट्रीट में गए थे जब लास्ट मंथ में वहाँ पे था, तब हमने निवेदन किया था कि वो पेंटिंग की जगह कुछ हो। तो वो पेंटिंग पे देखिए अब 3 भगवान के प्रतिरूप आ गए हैं। और यहाँ पर नवेंदु बहुत रिमोट एरिया में बैठे हैं, तो इनका नेटवर्क थोड़ा सा मुझे लगता है ब्लर हो रहा है, क्योंकि ये दूर चले गए हैं अपने इंटरनेट जोन से। ये देखिए, ये गीता प्रेस गोरखपुर से किताबें, शांति कुंज से पुस्तकें, ग्रंथ, और साथ ही साथ वेद, उपनिषद, और बहुत सारा भजन, यज्ञ, रोज शाम की आरती, दीप प्रज्वलन, सब कुछ नवेंदु नियमित रूप से वहाँ करते हैं। साधना की शक्ति क्या होती है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग साधना पथिक हैं, साधक हैं, जो कि ये जानना चाहते हैं कि अच्छा इस साधना कैसे मदद करती है व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य को पाने में। कहीं ना कहीं जो भी लोग मैं देख पा रहा हूँ जो जुड़े हैं अभी लाइव या बाद में भी जुड़ेंगे, दे आर ऑल इनटू सम और द अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और अपने गुरु के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो जब हम दैवीय संपदा के साथ जुड़ते हैं, शक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो जो संपदा क्रिएट होती है, जय भोलेनाथ, ये भगवान शिव का यहाँ स्थापन। तो रोज शाम को जब हम वहाँ रिट्रीट में भी जाते हैं, तब भी हमने देखा, उसके अलावा भी नवेंदु के पास लोगों का आना जाना बना रहता है। नहीं भी हो तो भी ये तो अपना अकेले में भी हमेशा चले हैं। तो रोज वहाँ दीपक जलाना, अलग अलग पेड़ों के नीचे, बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, और बस 60 मीटर की दूरी पे गंगा जी हैं। तो शाम का भजन कीर्तन गंगा जी पे जाके कभी करना इत्यादि, बड़ा ही। और यहीं हम बैठकर कई बार चाय पी चुके हैं साथ में। तो एक इतना ऐसा लगता है मेरे जो नविंदु, तुमसे जलन करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, उसमें उसमें हम लोग भी हैं। जो इन्होंने कहा ना कि कौन जाए उस भीड़ भाड़ की दुनिया में वापस। रिट्रीट से जाते समय लोगों को मन में यही आता है कि अरे हम जहाँ आए थे
एक अपने आप में दिव्यता इतनी ज़्यादा है, शांति इतनी ज़्यादा है, और पवित्रता है, गंगा मैया का सानिध्य है। यहाँ पर माँ सती के शक्तिपीठ हैं पास में। यहाँ से थोड़ा दूरी पे जाएंगे, 2-3 घंटे ड्राइव करके तो नैनीताल पहुँच जाएंगे, और वहाँ से कैंची धाम, नीम करौरी बाबा जी का स्थान। तो चारों तरफ से ना ये जगह, ये एक नीचे है काफ़ी, गंगा जी के पास चारों तरफ पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, दिव्यता है। बैठिए नवेंदु वापस। तो एक मैं तो कहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा ना कि जगह हमें चुनती है, हम नहीं चुनते। स्थान हमें चुनता है, स्थान हमें वहाँ रखता है। और अगर हम उसी कृतज्ञता के भाव में उसके साथ जुड़े रहें, तो वो स्थान हमारे साथ साथ हमारे माध्यम से कुछ करवाने का प्रयास करता है, और हम सब एक अच्छे माध्यम बन सकते हैं। नवेंदु का जीवन मुझे लगता है इस बात का प्रमाण है, जहाँ भटकन भी आई, बट एक एक बात ये भी लगती है नवेंदु, और इसको आई विल से दैट यू विल प्लीज एक्सेप्ट इट, कि कहीं ना कहीं तुम्हारी सोल जर्नी दोस्त, ऐसा लगता है कि पुराने जन्मों से ही एक सुघड़ रही, संभली रही, क्योंकि इतनी चकाचौंध, हमें लगता है कि हम में से किसी के भी जीवन में ऐसी चकाचौंध नेम फेम इतनी बड़ी वाली नहीं होगी। और जहाँ फिसलन ज़्यादा हो, तो वो कठोर मार्ग, वो मुश्किल मार्ग जहाँ पर फिसलन हो सकती है, जहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा है, वहाँ से बच के निकल पाना, और उसके बाद उस दैवीय शक्ति की आवाज़ को सुन पाना, और उस पर आगे बढ़ पाना, और वो भी ऐसा साहस करना कि भाई एक अकेली बीहड़ जगह पे जाके अकेले बस गए, तुम अकेले, और तुम्हारे माध्यम से विस्तार हुआ, ये आत्मा की शक्ति प्रदर्शित करता है। और इसमें मतलब इट इज़ नॉट अबाउट नवेंदु, इट इज़ अबाउट दिस सोल हु हैज़ बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। सो बहुत बहुत प्रणाम तुम्हारी चेतना की इस स्थिति को, जिसके माध्यम से माँ प्रकट हो रही है। और ये जो मात्रे, इतना सुंदर मात्रे का थोड़ा सा प्रकाश डालो ना। ये नाम जब मन में आया तो क्या कोई ध्यान साधना के दौरान मन में आया, या एक लेखक की दिमाग की रुचि थी, वो सोच थी, क्या था वो जो मात्रे का नाम आपके मन में उठा? अ, मातृशक्ति से भैया जुड़ाव तो बचपन से ही रहा। हाँ हाँ हाँ। पूजा भजन भी जब करते थे, घर में भी पूजा करते थे, तो दुर्गा माँ से एक पुराना ही एक अ, क्या वो पिछले जन्म से आया है, पिछले कर्म संस्कार से आया है, जो भी आया है, एक एक जुड़ाव हमेशा था। पहला जो गाना एक आध्यात्मिक लिखा भी हमने, वो माता रानी पे ही लिखा। नवरात्र शुरुआत से हम करते आए हैं, साल में 2 बार चलते ही है हमारा। और बचपन से करते आए, बचपन में तो पहला और आखिरी रखते थे, फिर जहाँ बड़े हुए वहां से पूरे पूरे रखने शुरू किए, तो साल में 2 बार वो व्रत रखना हमेशा हमारा रहा। तो कुछ माता रानी से जुड़ाव रहा। फिर जहाँ प्रकृति में आए, प्रकृति से प्यार बढ़ा, प्रकृति को समझा, तो समझ में आया कि भैया ये तो खुद ही मातृ स्वरूप है। इनसे प्रबल और इनसे मतलब आंखों के सामने आपके एकदम एक दिव्य स्वरूप, इससे बड़ा मातृशक्ति का तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये जंगल, ये पेड़ पौधे, पहाड़ खुद। फिर थोड़ा जब और सोचा, इस पे मनन किया, तो समझ में आया कि वही एक ये शक्ति जो एक कभी अलिफ के नाम से हम जानते थे, वही एक ये शक्ति है, ये मातृ शक्ति, जो कि बह रही है प्राण स्रोत की तरह हम सब में से। कहीं से, अब ये कहाँ से आए ख्याल, ये हम आपको कंफर्म नहीं बता सकते हैं, ये कहीं से आए हैं। पर इसी से फिर सोच शुरू हुई कि क्या है वो शक्ति, क्या है वो प्राण स्रोत, कौन है वो, क्या स्वरूप है उसका, किन गुणों से बनी है, सात्विक राजसिक तामसी, उन गुणों के बारे में तब पढ़ना शुरू किया, उनका मिश्रण जो है वो शुरू किया। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, उन स्वरूपों को समझना शुरू किया। तब एक समय पे कहीं पढ़ते 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 हमें टकराई हमसे मात्रे। मात्रे वो मातृ स्वरूप जो कि सत्य रज तम, लक्ष्मी सरस्वती काली, तीनों ही स्वरूपों की अधिष्ठात्री और सम्मिश्रण से बनी वही महामाया, जिन्होंने संसार को रचा, संसार का पालन किया, पोषण किया, और आज भी कर रही हैं। वो महामाया जब हमें आसपास अपने हर तरफ हर स्वरूप में दिखी यहाँ पे, तो वो मात्रे जो है, वो मात्रे बस कहीं ना कहीं मन में हमारे छप गया, अंकित हो गया। और मन से वो कब हृदय में पहुंचा, कब दिल में पहुंचा, ये हम समझ नहीं पाए, पर बहुत जल्दी पहुंच भी गया। वाह। इसीलिए फिर इस नाम से बहुत बहुत एक अलग, उसको भावनात्मक इमोशनल भी खाली नहीं कहूंगा, एक आध्यात्मिक भी नहीं कहूंगा, एक अलग ही जुड़ाव है। कुछ दिल से कहीं अंदर एक अनहत नाद में कहीं ना कहीं वो नाम आया मात्रे। क्या बात है, वाह।
नवेंदु, इससे पहले कि मैं निवेदन करूं कि आप कुछ गुनगुना दें, एक पहलू और मुझे याद आ गया अचानक से। आपने शायद योग की फील्ड में भी, ऋषिकेश से भी कुछ जुड़ाव रहा, योग भी सीखा है। हठ योग में आप एक ट्रेंड प्रोफेशनल हैं, आप योगशाला अपनी रन करते हैं। क्योंकि मेरे साथ में कैलाश जुड़े हुए हैं और उनको देख के मेरे मन में ये प्रश्न आया, क्योंकि एक यंगस्टर हैं हमारी आपकी एज ग्रुप के, और इनकी पत्नी और ये दोनों मिलके आगे चल के योग में बहुत रुचि लेते हैं, हीलिंग साइंसेज में, एनर्जी साइंसेज में। तो कहीं ना कहीं इनका मन में भी इच्छा होती है कि हम कभी आगे चल के भगवान का माध्यम बन के ऐसा कुछ करें जिससे कि, तो वो जो योग वाला आपका एक यात्रा रही छोटे से में, उसको संक्षेप में बताइए ना थोड़ा सा। मैं कैसे आप यहाँ से आपसे बस बॉम्बे से जो ये ऋषिकेश कब पहुंच गए और वो क्या क्या किया थोड़ा सा। यहाँ पे आपसे 1 मिनट का समय बस चाहूंगा, 1 मिनट में वो चार्जर लेके आना है। हाँ जी, हाँ जी, कर लीजिए कर लीजिए, तब तक मैं अपनी बकबक से सबका मन बहला लेता हूँ। तो आप लोग जब तक कुछ प्रश्न हो तो मुझे बता दें, और नवेंदु आ रहे हैं तब तक हम उन प्रश्नों को इकट्ठा कर लेते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, देयर इज नो हार्म, आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो कुछ अगर मन में जिज्ञासाएं उठ रही हो, प्रश्न उठ रही हो, तो मोस्ट वेलकम। ऑफ कोर्स, और कोई फरमाइश हो तो, जैसे मुझे पता है कि त्रिशा दीदी ने इनके भजन सुने हैं लाइव, नेहा वाघ ने सुने हैं, तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो कि यस आई वांट टू रियली लिसन बैक टू सम, देखो जब मैंने शेयर किया था इनवाइट, तो कुछ लोगों ने कहा हमें वो भजन याद आ गया। हाँ, रुचा को भी, रुचा ने भी सुने। हाँ रुचा बोल, अनम्यूट किया है तूने शायद, नहीं म्यूट हो गई। तो अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो नवेंदु को स्पेसिफिक, तो प्लीज डू फील फ्री टू आस्क। सांवरे आई जाइयो तो बिल्कुल होगा ही। नेहा, नेहा ने जो गीत, जो भजन की फरमाइश रखी है, वो तो बिना उसके तो मतलब हम जाने नहीं देंगे इनको। और वो एक ऐसा हमारा संकीर्तन हुआ था, जो हम महाअवतार बाबा जी की गुफा में जाते थे, नीचे आते थे, उनके मंदिर में बैठते थे, और चलता था, वो होता ही था। तीनों इवनिंग्स हमने उसमें सेलिब्रेट करी थी। अब हम अगले महीने फिर जा रहे हैं नवेंदु जी के पास, 23 से 26 दिसंबर तक अंतरनाद रिट्रीट होस्ट कर रहे हैं, और कोलैबोरेशन में कर रहे हैं इनके साथ में। तो कुछ नए साथी संगी भी होंगे जो मात्रे से पहले से परिचित है या सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ेंगे, और कुछ पॉज एंड लर्न परिवार के सदस्य। ऑलरेडी 5-6 लोगों ने इंडिकेट किया दैट दे आर कमिंग। तो यही है कि हम यहाँ पर पहुँच कर फिर वही अंतर्नाद अपना मनाएं। तो नवेंदु, जब तक आप अपना ये चार्ज अप करने के लिए गए, तब तक नेहा, आपको याद होंगी शायद, तो नेहा अपने हस्बैंड साकेत के साथ आई थी हैदराबाद से दुनागिरी में। तो हम्म। ने याद दिला दिया कि सांवरे आई जाइयो। लेकिन उससे पहले जो प्रश्न था, जो जिज्ञासा थी कि योग की फील्ड में थोड़ा सा आपने एक दिशा रखी थी, और उसको आप लेके भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस एक सर्टिफिकेशन करके रखा। नवेंदु घंटों प्रैक्टिस करते हैं भैया। ये जब भी जाता हूँ मैं, तो ये मेरे को, मैं जब 5-6 बार जा चुका हूँ, 3 बार मुझे अच्छे से याद है, ये आदमी सर के बल खड़ा मिला था शीर्षासन में। ये पैरों पे कम खड़े होते हैं, सर के बल ज्यादा। तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालो। अ, तो यहाँ पे भैया जो जर्नी योग की हमारी शुरू हुई, वो थोड़ी हठ योग से ज्यादा शुरू हुई, क्योंकि समझने सिखाने वाला तो कोई था नहीं। यूट्यूब पे ही हमने देखा, उस टाइम पे पढ़ा, जो समझा, वीडियो कुछ दिखे, तो वहां से अपना आसन समझने और सीखने शुरू किए। जब आसन में थोड़ा और गहराई में घुसे, ध्यान में घुसे, तो फिर एक अंदर से इच्छा आई कि सीखना है, कहीं से ढंग से जाके किसी गुरु के पास समझना है क्या होता है, इस विद्या का मतलब क्या है, इसकी गहराई क्या है। क्योंकि ठीक है, यूट्यूब वीडियो जो है सो है, पर मतलब इतनी तो उसमें समझ नहीं है, वो तो ऊपरी ऊपरी एक बात है। तो इस इच्छा ने, इसने हमें पुश किया कि हम अपना टीचर ट्रेनिंग कोर्स करें ऋषिकेश से। तो सोच तो ये थी, कोविड के पहले ही हमारा मतलब ये प्लान शुरू हो गया था कि हमें जाना है, पर उस टाइम पे नहीं हो पाया, फिगर आउट ही नहीं हो पाया, और फिर कोविड आ गया। तो लास्ट ईयर फिर ये हुआ, करीब सितंबर की बात है, लास्ट ईयर सितंबर की बात है, तब एकदम से हमारा हुआ कि नहीं, अब तो जाना ही है। कुछ एकदम अंदर आया कि नहीं, अब हो गया, अब जाना है, हमको समझना है, हमको सीखना है। तो ढूंढा ऋषिकेश में AYM योग आश्रम, एक हमको मिला स्कूल, जो कि इकलौता स्कूल था जो आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड था। समहाउ US योग अलायंस से बहुत ज़्यादा हमने कभी कंफर्म किया नहीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे हमने अपना करीब 21-22 दिन का टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया।
वो अलग बात है कि जितने लोग सुन रहे हैं उनको हम बता दें 21-22 दिन में कोई योग टीचर बनता नहीं है। ये कोर्स है कहने के लिए, सर्टिफ़िकेशन दिखाने, बनाने के लिए, और इसके दम पे काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं व्यापार में, बाज़ार में। हुँ, बट एनीवेज़ वो मुद्दा एक अलग है। पर वहाँ से जो कोर्स था उसमें तो थोड़ा बहुत आसन जो सीखा, वहाँ पे हमें मिले स्वामी जी, स्वामी संत प्रकाश, जो अभी हमारे गुरुजी हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। वहाँ से फिर एक जीवन में और बदलाव बहुत बड़ा आना शुरू हुआ, जहाँ योग की गहराइयों में थोड़ा उतरना हमने शुरू किया। स्वामी जी ने हमें मार्गदर्शन किया मंत्रों की तरफ, स्तोत्रों की तरफ, पाठ की तरफ, भक्ति की तरफ। उन्होंने देखा हमारा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा कि देखो, योग स्वभाव पे होता है तुम्हारे। हुँ, योग की अभ्यास भी सबके लिए सेम नहीं है, सबके लिए एक जैसी नहीं है। हुँ, ऐसा नहीं है कि सब आसन करके हठयोगी ही बन जाएँ, या सब ध्यान करके राजयोगी ही बन जाएँ, या सब किताबें पढ़ के ज्ञान योगी ही बन जाएँ। नहीं, सबके लिए सब नहीं होता। आपके स्वभाव के ऊपर होता है कि आपके दिल में क्या है, आप अंदर से क्या हो, आप खुद में सच्चाई क्या है आपकी। वो सच्चाई जो होती है उसको जीना ही योग है। तो वो एक रास्ता फिर स्वामी जी ने हमें दिखाना शुरू किया, और भक्ति योग में एक हमारा इंटरेस्ट वहाँ से बनना शुरू हुआ, और थोड़ा स्वामी जी का मार्गदर्शन भी उस तरफ अच्छा रहा, क्योंकि म्यूज़िक में शुरुआत से इंटरेस्ट था, गाने में हमेशा से इंटरेस्ट था। तो फिर वहाँ से धीमे-धीमे भजन में, कीर्तन में, गाने में, भक्ति में लीन होना शुरू किया, और वही यात्रा होते आज यहाँ तक पहुँची। इनफैक्ट हम लोग नवेंदु के साथ अब हम लोग काफ़ी मिलना-जुलना भी हुआ, बातचीत हुई, और नवेंदु यहाँ भी ऋषिकेश जब आते हैं तो हमारा मिलना हो जाता है। तो आने वाले दिनों में कुछ ऐसा संकल्प इनके मन में भी उठा है कि पहले इनफैक्ट इन्हीं के मन में आया था, और इनके संकल्प देख ही रहे हैं आप कितने मूर्त रूप ले लेते हैं कि पॉज एंड लर्न और मात्रे साथ में मिलके कुछ भक्ति रिट्रीट्स आगे बढ़ाएं। इनफैक्ट अभी मुझे दुबई से नवेंदु को भी मैं ये बात नहीं बता पाया हूँ अभी तक, ये थ्रेड इनिशिएट हुआ है कि वहाँ पर भक्ति में रिट्रीट के लिए प्रस्ताव आया है कि आप लोग कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं क्या। और मुझे याद है कि बस 2 महीने पहले ही इन्होंने कहा ही था कि भैया कुछ ऐसा कर सकते हैं हम लोग साथ मिलके, जहाँ एकदम एक ऋषिकेश में भी भजन संध्या हो गई, कुछ आध्यात्मिक संकीर्तन संध्या हो गई, या फिर ऐसी पूरी रिट्रीट हो गई, क्योंकि योग का जो भक्ति वाला डायमेंशन है, जहाँ तक मैं समझा हूँ नवेंदु के जीवन का, अब अगर एक लक्ष्य अगर कहें, एक आगे का एक माइलस्टोन कह लीजिए, अपनी यात्रा खुद को एक्सप्लोर करते हुए योग को लोगों तक पहुँचाने की, वो आसन से आगे बढ़कर ध्यान की गहराई में जो प्रार्थना का भाव है, जो भजन और संगीत का आधार है, उस आधार पर भक्ति योग की धारा को आगे लेके उसमें कंट्रीब्यूट करने का, टू बी स्पेसिफिक, इनका मन है। तो मात्रे को और नवेंदु को बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं, और डेफिनेटली आप सबका भी आह्वान है, जिसके पास जैसा प्रस्ताव हो, जैसी क्षमता हो, हम लोग मिलके इनके संकल्प में साथी बन सकें, मोर देन वेलकम। तो नवेंदु, सामने आई जाइए ही हो जाए फिर तो क्योंकि वो एक ऐसी ऐसी पंक्ति है जो आपके माध्यम से हमारे हृदय के आत्म गहराई में बसी हुई है, और अरे स्वीकार। भैया, कलयुग से बचना है तो एक ही माध्यम है, भक्ति। और भक्ति करनी है तो संगीत से सुंदर तो और कोई तरीका है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आप समझ लीजिए, पहला भजन जो हमने गिटार पे सीखा वो यही है। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया इससे, और जहां हमने सुना, मैंने कहा ये तो कुछ अलग ही है। हम्म, और तब से ये दिल में है, सुनाया भी है, सबको पसंद भी लोगों को आया। पर जो हमारी भक्ति योग की एक जो यात्रा, एक जो जर्नी शुरू हुई, वो काफी इस भजन से ही शुरू हुई। राधा कृष्ण का पुराना भजन है, एक आग्रह है राधा रानी का इसमें, कन्हैया से, कि निकल गए हो दुनिया को बचाने, धर्म की स्थापना करने, युद्ध लड़ने, पर कभी लौट के वापस भी आओ, कभी मिलो हम्म। तो उसी आग्रह को इस भजन में बस उन्होंने बोला है, कहा है। जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, सांवरे ऐ जइयो, सांवरे ऐ जइयो, सांवरे
जइयो सांवरे आई जइयो जमुना किनारे मोरा गाँव जमुना किनारे मोरा गाँव रे जियो सावरे जियो सावरे जियो सावरे जियो यमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली 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 राधा रंगीली मेरो नाम राधा रंगीली मेरो नाम सांवरे जियो सांवरे आई जइयो सांवरे जइयो सांवरे आई जइयो खस का मैं बंगला बना चुन चुन कलिया मैं सेज सजाऊं देखिए कैसे रिझाया जा रहा है क्या क्या प्रलोभन दिए जा रहे हैं खस खस का मैं बंगला बनाऊं चुन चुन गलिया में सेज सजाऊं खस खस का मैं बनाऊं चुन चुन गलिया में सेज सजाऊं धीरे धीरे दाबूंगी मैं पाँव धीरे धीरे दाबूंगी मैं पाँव सांवरे जियो सांवरे आई जइयो सांवरे जियो सांवरे आई जइयो 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 जय जय कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण जय जय कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण जय जय कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण जय जय कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण जय जय कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर हरि जय
सांवरे ऐचयो सांवरे ऐचयो सांवरे ऐचयो सांवरे ऐचयो। क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद। और आनंद आ गया, बहुत मज़ा आ गया। इनफैक्ट मुझे, मेरी एक दीदी हैं गायत्री परिवार से जुड़ी हुई, वो कह रही हैं बीएससी इन एनिमेशन एंड मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स, वांट टू बिकम अ मूवी डायरेक्टर। ये किन के बारे में कह रहे हो मुझे बताना पद्मा दीदी, आई विल डेफिनेटली टेक दिस थ्रेड फॉरवर्ड। बीच में थोड़ा सा जूम फिल्टर लगा देता है ऑटोमेटिक, तो जब अलाप लिए थे नवेंदु ने तो वहाँ शायद मिस हो गया होगा, लेकिन दैट वाज नेचुरल एंड विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। और इसीलिए दूर से बैठे सुनने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप इनके साथ बैठेंगे, संकीर्तन करेंगे, और वो भी मात्रे के प्रांगण में, क्योंकि वो डिवाइन फीलिंग और वो वातावरण के साथ में जो आनंद आता है वो एकदम अलग होता है। ये जब यहाँ आते हैं तो हम लोग गंगा जी बैठ जाते हैं जाके, और वहाँ पर भी शुरू हो जाते हैं, चाहे जन्माष्टमी हो चाहे कोई दिन हो, अगर ये कहीं भी होंगे आसपास तो पकड़ लिए जाते हैं। और ये कभी भी इस बात में संकोच नहीं करते, ये इनकी अच्छाई है। नविंदु खूब मज़ा आया, खूब मज़ा आया। और मुझे लगता है कि कोई प्रश्न किसी का हो तो डेफिनेटली और वेलकम, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी जिज्ञासा मन में उठ रही हो, कुछ ऐसा पक्ष जो आप जानना चाहें और शायद इस वार्तालाप में, इस संवाद में नहीं पूरा हो पाया हो, मोस्ट वेलकम। मे बी 1 or 2 सच थ्रेड्स वी कैन टेक। है किसी का कोई अभी प्रश्न या जिज्ञासा? सॉरी भैया, आपकी आवाज काफी धीमी आई है, तो सॉरी समझ नहीं पा रहे। हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है? पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछो पूछो पूछो। ओके ओके। तो रविंद्र भैया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस बैक टू दूनागिरी। बहुत ही मजा आया, बहुत ही आनंद आया। और अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर रिट्रीट की बात जो भैया कर रहे हैं हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, बट आपके साथ जो हमने दूनागिरी में टाइम स्पेंड किया था बहुत ही अच्छा था। और बिल्कुल आपकी आवाज में वो डिविनिटी बहुत दिखती है। भैया ने जो कोरिलेशन किया था कैलाश खेर जी के साथ, तो बिल्कुल डेफिनेटली। एक प्रश्न मेरा ये था भैया आपसे कि स्पेशली जो आपकी जर्नी को सुना मैंने, तो काफी कुछ हद तक हम जैसे लोग जो probably अभी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, बट समथिंग ऑलवेज टेकिंग अस बैक टू स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, और मजा आता है। एक अंतःकरण में शांति प्राप्त होती है इन सब जगहों पे या इन ऐसे लोगों से सत्संग करने से। तो कभी कभी क्या होता है कि आपने जैसे इनर कॉलिंग की बात की, कहीं ना कहीं मन में एक मतलब आवाज आई कि हमको अब ऐसा ही करना है और हम ऐसा करेंगे। या सो इफ देर इज अ मेथड टू अंडरस्टैंड, लाइक हम जब कोई बहुत नॉन ट्रेडिशनल पाथ लेते हैं जो हमारे करियर से एसोसिएटेड नहीं है, तो हमारे दिमाग में तो बहुत थॉट्स रहते हैं, राइट? सो उनमें बहुत नॉइज रहती है और फिर कुछ विचार रहते हैं। सो इज देयर अ मैकेनिज्म टू रियली फिल्टर कि इसमें से क्या नॉइज है और क्या अंदर की आवाज है? ये इसका क्या गुत्थी है कि हम समझ पाए कि नहीं नहीं, ये जो आवाज है ये कोई अंदर से हमें बता रहा है, और नहीं नहीं, ये जो है ये फिल्टर करना है, ये तो नॉइज है। सो वो काफी कंफ्यूजन रहता है कि then how to choose the path that is meant for us. I don't know if I'm making sense, but ये एक जो चीज है मैं समझना चाह रही हूँ, स्पेशली उन लोगों के माध्यम से जो जिन्होंने ये समझ ली है बात और उन्होंने वो प्राप्त कर लिया है नॉन ट्रेडिशनल डिसीजन लेके कि नहीं नहीं, दिस वाज नॉट अ नॉइज एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर एंड आई एम परस्यूइंग दैट। क्योंकि बहुत बार कभी कभी हमें ऐसा लगता है, सेल्फ डाउट आता है कि ये क्या क्षणिक रुझान है कि मैं सही में ये करना चाहती हूँ, या क्योंकि स्पेशली जब हम अपने बहुत डे टू डे वर्क में बिजी रहते हैं और काफी बार वी आर ट्राइंग टू गेट बैक टू समवेयर। सो पता नहीं, मेरा प्रश्न बहुत लंबा था, सॉरी भैया। आपका प्रश्न बहुत ही जेन्युइन है दीदी, ऐसा और ये प्रश्न बहुत ही मूल प्रश्न है जीवन का। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है उसमें आप बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं कौन हूँ, मैं असलियत में, सच्चाई में भीतर से कौन हूँ, मेरा क्या स्वभाव है, मेरे लिए क्या रास्ता है। अब इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कभी सीधे तरीके से नहीं मिलेगा।
बड़े टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है, बड़ी चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, बड़े काम करने पड़ते हैं, बड़े जगह पे जाना पड़ता है। जहां ये बात आई नॉइस की कि क्या सही है क्या नहीं, कोई भी चीज होती है, कोई भी मन में आपका थॉट आता है, कुछ भी काम करने का मन होता है, कोई भी चीज आपको अपनी तरफ पुल करती है, तो उसको हल्का सा विजुलाइज करके देखो मन में, उसको खुद को करते हुए महसूस करते देखो। अगर आपको लग रहा है कि उससे जिंदगी में कुछ मिल रहा है, एक नई ऊर्जा आ रही है, एक नई तरंग आ रही है, एक्साइटमेंट एक आ रहा है, वो कहते हैं ना कि सुबह उठ के मन करे कि हाँ हमें ये करना है, तो वो रास्ता फिर मतलब आपको कहीं ना कहीं बुला रहा है। हो सकता है वो आपका रास्ता ना हो सकता है वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन ना हो, पर कहीं ना कहीं उससे गुजर के आपको वो अपनी जगह पे आप पहुंचोगे। तो जो आपका सवाल है उसका कोई सीधा जवाब है नहीं। तो हम आपको बस यही कहेंगे जिंदगी में कि एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर करने से रुकिए मत। एक जो हमारा माइंडसेट होता है ना कि हमें चेंजेस पसंद नहीं आते, हम कंफर्ट जोन में अपने बैठ जाते हैं, जो है आसपास चल रहा है चलने दो, चाहे अच्छा नहीं लग रहा फिर भी चलने दो। उस पैटर्न को थोड़ा ब्रेक करिए, उससे बाहर निकलिए, एक्सप्लोर करिए। इधर उधर की भी वियर्ड भी चीजें आती हैं जो आपको लगता है कि हाँ नहीं है एक नॉर्मल से रिलेटेड, उसको भी हाँ बोलिए, उसको भी ट्राई करके देखिए। यही रास्ते कहीं ना कहीं से गुजरते हुए आपको उस उत्तर तक, उस जवाब तक पहुंचाएंगे जो आप पूछ रहे हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू नेहा फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, एंड थैंक यू पद्मा दीदी। डेफिनेटली सभी का स्वागत है। नविंदु, पद्मा दीदी आपसे शायद संपर्क करें जल्दी ही। शी वुड लाइक टू बी देयर इन द serene environment and atmosphere of मात्रे। डेफिनेटली हम सब, और आई रियली फील ब्लेस्ड, और कभी मौका नहीं छोड़ता हूँ जब जाने का होता है। तो नेक्स्ट मंथ हम लोग जा रहे हैं, फिर से इनके साथ बैठेंगे, फिर से जमुना किनारे, गंगा किनारे बैठेंगे और जमुना किनारे भजन गाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, आपने ज्वाइन किया। आइए सभी के मंगल कामना के लिए शांति पाठ साथ साथ करते हैं। शरीर को स्थिर करके बैठे। हम लोग पूर्णिमा की पावन वेला में प्रवेश कर रहे हैं, और ये भाव करेंगे सभी के जीवन में उनका जो अध्यात्म है वो पूर्णता को पहुँचे। हम जिस दिशा में, जिन सत्ता के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, वो सत्ताएं हमें हमेशा आगे बढ़ाना चाह रही हैं। जो अभी नेहा ने पूछा भी, कि उनकी आवाज़ को हम सुन सकें, समझ सकें, और उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ सकें। हमारा मन ऐसा शांत हो जाए और पूर्णता को प्राप्त करे, इस भाव से शांति पाठ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। सत्संग से प्राप्त हुई ऊर्जा को मुखमंडल पर लगाइए, हृदय स्थान पर और नाभि। थैंक यू सो मच नविंदु, बहुत बहुत आभार। और हम देख रहे हैं कि पीछे पूरा पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश फैलता जा रहा है, और रात का पसारा फैलता जा रहा है। मज़ा आ रहा है। हम एक्चुअली इस स्क्रीन को बंद नहीं करना चाह रहे। आई एम श्योर कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे। और बहुत ही सुंदर स्थान पर, बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच में आप बैठे हैं। इसी तरह लोगों के जीवन में प्रसन्नता और प्रकाश फैलाते रहिए। आपके लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थना, मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद एवरीवन। भैया, प्रणाम सभी मिलते हैं को। जल्दी। सादर प्रणाम। सबको धन्यवाद, सबको थैंक यू, सबको प्रणाम।